यूट्यूब चैनल आइकॉनिक एस्पिरेंट्स पे साथियों। आज हम लोग मध्यकालीन भारत के इतिहास का पूरा यह बीपीएससी का जितना भी प्रश्न पूछा गया है साथियों, अभी तक हम लोग क्या कर रहे हैं, उसका पूर्वावलोकन प्रश्न हल को कर रहे हैं साथियों। लगभग 1992 से लेकर साथियों अभी तक 2022 में जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं, इन सभी प्रश्नों का हम लोग पूरा का पूरा संग्रह इस क्लास में अध्ययन करने वाले हैं। ठीक है साथियों, तो हम प्राचीन भारत का कर लिए हैं, अब मध्यकालीन भारत का करने वाले हैं। ठीक है, तो आप लोग रेडी हो जाइए साथियों। थोड़ा सा ये लंबा सेशन चलेगा, महा मैराथन टाइप का चल रहा है साथियों, क्योंकि मेरा उद्देश्य है कि जब आप एग्जाम देने जाएं, खासकर 69 के लिए साथियों हम इस सीरीज को चला रहे हैं कि जब आप एग्जाम देने जाएं तो क्विक रिवीजन तुरंत आप 1-2 घंटा पहले इस चीज़ को देख लें और सारे प्रश्न को आप दिमाग में डालें। यही मेरा प्रयास है साथियों। अगर प्रयास अच्छा लगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर रखें, ताकि और भी आपके लिए बेहतर चीज़ लाते रहें। तो चलिए साथियों स्टार्ट करते हैं इस सेशन को। सबसे पहले आप लोग देख रहे होंगे साथियों, मध्यकालीन भारत में सबसे पहला प्रश्न है आपका, गुलाम वंश का प्रथम शासक कौन था। तो साथियों इसका सभी आंसर हो जाएगा क्या, इसका सही आंसर हो जाएगा साथियों आपका कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक था साथियों, यह सभी को पता होगा। चलिए इसके बारे में थोड़ा तथ्य है उसके भी हम लोग जान लेते हैं साथियों। इस तथ्य को आप लोग बहुत ही ध्यान से समझिएगा, सुनिएगा। टेलीग्राम पे इसका हम सारा पीडीएफ आपको दे देंगे, तो आपको इस यहाँ से बहुत ही ज़्यादा फायदा होगा साथियों। ठीक है, देखिए भारत में गुलाम वंश का प्रथम शासक कुतुबुद्दीन ऐबक था, जो कि 1206 से साथियों 1210 ईस्वी तक इसका शासन रहता है। ठीक है, वह ऐबक नामक तुर्क जनजाति का था साथियों। बचपन में उसे निसापुर के काजी फरुद्दीन अब्दुल अजीज कुकी के दास के रूप में खरीदा गया था साथियों। काजी ने उसे उचित ढंग से देखभाल की और सभी शिक्षाओं में पूर्ण कराया साथियों। याद रखिएगा, यह क्या था, पुराण को बहुत ही अच्छे ढंग से पढ़ता था साथियों, इसीलिए इसे पुराण खा भी कहा गया है। ऐबक बचपन से ही अति सुरीले स्वर में कुरान पढ़ता था साथियों, जिस कारण वह कुरान खा के नाम से जाना गया। ठीक है, और बाद में साथियों निशापुर के गजनी लाया था साथियों। निशापुर से कहाँ लाया, गजनी लाया गया, जहाँ उसे क्या किया गया, तो गौरी से खरीद लिया गया साथियों। ठीक है, मोहम्मद गौरी ने उसे खरीद लिया। अपनी प्रतिभा, लगन और ईमानदारी के बल पर शीघ्र ही ऐबक ने गौरी का विश्वास प्राप्त कर लिया। गौरी ने उसे अमीर आखुर के पद पर प्रोत्साहित कर दिया, और यही उसे जीवन का एक नया अध्याय प्रारंभ हुआ। वह दिल्ली का पहला तुर्क शासक था साथियों। वह लाहौर से ही शासन करता था। उसी को भारत में तुर्क राज्य का संस्थापक भी माना जाता है। गौरी के मृत्यु के बाद साथियों लाहौर के नागरिकों द्वारा आमंत्रित करने पर वहां पहुंचकर शासन सत्ता अपने हाथ में ले लिया। उसने अपना राज्याभिषेक गौरी के मृत्यु के बाद 3 माह पश्चात जून 1806 ईस्वी में कराया था साथियों। इसे भी याद रखेंगे। ऐबक ने कभी सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, इसे ध्यान में रखिएगा आप लोग। ठीक है, ऐबक ने कभी भी सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की साथियों, यह ध्यान में रखिएगा आप लोग। उसने केवल मलिक और क्या था साथियों, शिवलासार की पदवी समाप्त फिर भी अपने को संतुष्ट रखा। गौरी के उत्तराधिकारी गियासुद्दीन द्वारा मुक्ति पत्र प्राप्त करने के बाद नियम पूर्वक 1808 ईस्वी में साथियों ऐबक की दास्ता मुक्ति मिली थी। इस चीज को ध्यान में रखेंगे। चलिए आगे सेकंड प्रश्न है साथियों, कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी कहाँ थी। तो अभी हम लोग जस्ट ऊपर के सेशन में पढ़े साथियों, कुतुबुद्दीन ऐबक की जो राजधानी थी वो कहाँ थी साथियों, तो लाहौर में थी। वो लाहौर से ही शासन करता था। 2.5 दिन का झोपड़ा क्या है साथियों, तो ध्यान में रखेंगे 2.5 दिन का जो झोपड़ा है साथियों वो क्या है, तो एक मस्जिद है। ठीक है, एक क्या है साथियों, एक मस्जिद है। थोड़ा इसके बारे में जान लेते हैं। तो अपनी उदारता के कारण कुतुबुद्दीन ऐबक इतना अधिक दान करता था साथियों, इसलिए उसे लाख वक्त की उपाधि भी दी गई थी। ठीक है, पुकारा गया था। परिष्ठा ने लिखा है कि यदि व्यक्ति किसी की दानशीलता की प्रशंसा करते हैं तो उसे अपने युग का ऐबक पुकारते हैं साथियों। इसे भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे हम लोग बात करें, तो आगे साथियों आपका कुतुबुद्दीन ऐबक किसके द्वारा किया, सॉरी साथियों, कुतुब मीनार किसके द्वारा किया गया था। ठीक है साथियों, तो याद रखेंगे कुतुब मीनार का जो था वो किसके द्वारा निर्माण किया गया था, तो यह हो जाएगा साथियों इल्तुतमिश के द्वारा। ध्यान में रखेंगे इस बात को, इल्तुतमिश के द्वारा। साथियों नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में मोहम्मद गौरी ने किसको प्रथम अक्ता प्रदान किया था साथियों, तो ध्यान में रखेंगे साथियों इसका सही आंसर हो जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक को। कुतुबुद्दीन ऐबक को ही वो क्या किया था साथियों, जो भी मोहम्मद गौरी जो भारत के जो क्षेत्र जीता था वह किसको दिया था, तो कुतुबुद्दीन ऐबक को दे दिया था। इस चीज को ध्यान में रखेंगे। चलिए यहाँ समझते हैं साथियों, गौरी की विजय के बाद शीघ्र ही उत्तर भारत में अक्ता प्रथा स्थापित हो गई, और गौर के मोहम्मद शाह ने कुतुबुद्दीन ऐबक को 1191 ईस्वी में हांसी या इक्का दे दिया था साथियों। 1992 में साथियों तराइन के द्वितीय युद्ध में उसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, और उसके कार्यों में से प्रशंस होकर गौरी ने उसे क्रमशः कुम्हरार और सम्मानक का प्रशंसा नियुक्त किया था साथियों। याद रखेंगे इस चीज़ को। 1992 से 1206 तक साथियों उसने गौरी के प्रतिनिधि के रूप में
उत्तरी भारत के विजय भागों का प्रशंसा संभाला और इस अवधि में ऐबक ने उत्तरी भारत में तुर्की शक्ति का क्या किया साथियों, विस्तार भी किया है। चलिए नेक्स्ट है साथियों कि बिहार का प्रथम मुस्लिम विजेता कौन था। तो ध्यान में रखेंगे साथियों, बिहार का जो प्रथम मुस्लिम विजेता था वह कौन था साथियों, तो बख्तियार खिलजी था। ध्यान में रखेंगे इस बात को, ठीक है। बख्तियार खिलजी साथियों यह कुतुबुद्दीन ऐबक के समकालीन रहता है साथियों, इसको भी ध्यान में आप लोग रखेंगे। मोहम्मद गौरी के एक साधारण दास इख्तियार उद्दीन मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी ने 1193 ईस्वी से 1202 ईस्वी के मध्य बिहार की विजय तथा नालंदा एवं विक्रमशिला विश्वविद्यालय के तहस नहस की और राजधानी उदयपुरी पर कब्जा किया था साथियों, इसे ध्यान में रखेंगे। उसने 1202 से 3 के आसपास साथियों बंगाल पर आक्रमण किया था और उस समय वहां का जो शासक था साथियों वह लक्ष्मण सेन था। वह बिना युद्ध के साथियों क्या किया था, तो भाग गया था और तुर्की की सेना राजधानी नदिया में प्रवेश कर बुरी तरह लूटपाट भी किया था साथियों, इसे याद रखेंगे। नदिया कहाँ है साथियों, तो बंगाल की एक स्थान है साथियों नदिया, ठीक है। चलिए आगे हम लोग बात करें साथियों, तो आगे है आपका बिहार पर बख्तियार खिलजी के पहले हमले का पहला विवरण प्राप्त हुआ कहां से हुआ साथियों, तो ध्यान में रखेंगे यह कहां से प्राप्त होता है, तो तबकाते नासरी से होता है साथियों, इसको ध्यान में रखेंगे आप लोग। नेक्स्ट साथियों, नालंदा विहार का विध्वंस किसने किया था, तो ध्यान में रखेंगे साथियों यह बख्तियार खिलजी ने किया था। अभी हम लोग ऊपर के स्लाइड में पढ़ चुके हैं। आगे बात करें साथियों, तो आगे इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार नियुक्त किया था। किसे किया था साथियों, तो ध्यान में रखेंगे वह था कौन, तो वह था मलिक जानी। कौन था साथियों, मलिक जानी। 1225 ईस्वी में इल्तुतमिश ने बिहार शरीफ एवं राढ़ पर अधिकार कर राजमहल की पहाड़ी में तेलियागढ़ी के समीप सिंहाउद्दीन ऐबाज को पराजित किया साथियों। ऐबाज की इल्तुतमिश की अधीनता स्वीकार कर ली तथा इल्तुतमिश ने ऐबाज के स्थान पर मलिक जानी को क्या बनाया साथियों, तो बिहार का सूबेदार नियुक्त किया। नेक्स्ट है साथियों आपका वह प्रथम मुस्लिम शासक कौन था जिसने शासन के सिद्धांत के राजाओं के ईश्वरीय अधिकार सिद्धांत के सम्मान प्रतिपादन किया साथियों। थ्योरी ऑफ किंगशिप एंड क्या है साथियों, थ्योरी ऑफ ड्राइविंग राइट, इसका कौन था साथियों, तो ध्यान में रखेंगे इसका सही आंसर हो जाएगा आपका बलबन, ठीक है साथियों, बलबन हो जाएगा, ठीक है। चलिए बलबन के बारे में थोड़ा हम लोग जान लेते हैं, तो यहाँ ध्यान दीजिएगा साथियों। बलबन प्रथम मुस्लिम शासक था जिसने शासन के सिद्धांत को क्या किया साथियों, राजाओं के ईश्वरीय अधिकार सिद्धांत के सम्मान प्रतिपादन किया था। याद रखेंगे साथियों इसके अनुसार सुल्तान पृथ्वी पर ईश्वरीय प्रतिनिधि था और उसका स्थान पैगंबर के पश्चात पैगंबर के मतलब पश्चात उसका सेकंड होता था साथियों। पैगंबर कौन थे, तो साथियों इस्लाम धर्म के एक कहीं ना कहीं कह सकते हैं साथियों, इस्लाम धर्म के एक हम लोग कह सकते हैं, ठीक है साथियों। तो पैगंबर कौन थे, तो पैगंबर इस्लाम धर्म के मतलब एक कह सकते हैं प्रमुख थे। जिस तरह से हमारे लिए हमारे धर्म के प्रमुख ईश्वर हैं, उसी प्रकार से वो थे साथियों जिन्होंने क्या किया था, इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार किया था, ठीक है। हम जल्द ही चलेंगे साथियों पैगंबर के इस्लाम धर्म का इतिहास पढ़ेंगे तो आपको पैगंबर के बारे में अच्छे से समझाएंगे। आगे चले साथियों, तो किस दिल्ली सुल्तान ने रक्त एवं लौह की नीति को अपनाई थी, तो साथियों यह प्रश्न बहुत ही फेमस प्रश्न है साथियों और इसका सही आंसर आपको सभी को पता होगा। किसने अपनाई थी साथियों, तो बलबन ने अपनाई थी साथियों, याद रखिएगा, ठीक है। बलबन ने अपनाई थी साथियों। बलबन के विषय में कहा गया है कि साथियों उसने रक्त और लौह की नीति को अपनाया था। बलबन के राजस्व सिद्धांत को की दो मुख्य विशेषता थी। पहला साथियों सुल्तान का पद ईश्वर के द्वारा प्रदत्त होता है, जो कि अभी हम लोग ऊपर देख लिए। दूसरा साथियों क्या था, तो सुल्तान का निरंकुश होना आवश्यक है तथा उसके अनुसार सुल्तान पृथ्वी पर ईश्वर का प्रतिनिधि होता है साथियों। इन सभी बातों को हम लोग ऊपर के सेक्शन में देख लिए हैं। आगे साथियों जब उसने राजस्व प्राप्त किया तो वह शरीयत के नियमों और आदेशों से पूर्णतः स्वतंत्र था। बर्नी ने यह कथन किस सुल्तान के लिए कहा है साथियों, बहुत ही इंपॉर्टेंट कथन है साथियों और इसको याद में रखिएगा। यह कथन अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा कहा गया साथियों, इस चीज़ को याद रखिएगा। किसके द्वारा, तो बर्नी के द्वारा, ध्यान में रखिएगा साथियों। जियाउद्दीन बर्नी के उक्त कथन अलाउद्दीन खिलजी के लिए कहा गया है। अलाउद्दीन दिल्ली का पहला सुल्तान था साथियों जिसने धर्म पर राज्य का नियंत्रण स्थापित किया। बहुत ही इंपॉर्टेंट है साथियों। इस संदर्भ में अपनी नीति की क्या की साथियों व्याख्या करते हुए स्वयं कहता है कि मैं नहीं जानता कि कानून की दृष्टि से क्या उचित है और क्या अनुचित। मैं राज्य की भलाई अथवा अवसर निषेध के रूप में विशेष के रूप में के लिए जो उपयुक्त समझता हूं उसे ही अपने क्या करता हूं साथियों, उसे ही करने की आज्ञा देता हूं। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है साथियों, इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। अंतिम न्याय के दिन मेरा क्या होगा मैं नहीं जानता, यह किसका कथन था, तो अलाउद्दीन खिलजी का कथन था। अलाउद्दीन ने राजपथ के विषय में साथियों बलबन के विचार को पुनः जीवित किया। वह राज्य के सार्वभौमिकता में विश्वास रखता था जो पृथ्वी पर ईश्वर का प्रतिनिधि मात्र है साथियों। याद रखिएगा उसने अपनी शक्ति की वृद्धि के विषय में खलीफा की अनुमति लेना आवश्यक नहीं समझा। इसलिए साथियों उसने खलीफा को से अपने पद की मान्यता प्राप्त करने के संबंध में कोई याचना नहीं की और उसने साथियों अपने आप को यामिक उस खिलाफत नासिरी और अमीर उल
मुनामुन बताया साथियों, यही याद रखिएगा। इस प्रकार अलाउद्दीन दिल्ली का पहला सुल्तान था साथियों जिसने धर्म को राजनीति में हस्तक्षेप नहीं किया, यह भी याद रखेंगे साथियों। आगे हम लोग बात करें तो अलाउद्दीन खिलजी के प्रसिद्ध सेनापति में किसकी मंगोल के विरुद्ध लड़ने हुए मृत्यु हो गई थी साथियों। तो ध्यान में रखेंगे साथियों किसकी मृत्यु हो गई थी, तो इसका सही आंसर हो जाएगा साथियों जफर खां। ठीक है, जफर खां कौन था थोड़ा समझ लेते हैं। अलाउद्दीन खिलजी प्रसिद्ध सेनापति जफर खां मंगोलों के विरुद्ध लड़ता हुआ मारा गया, जो अपने समय का श्रेष्ठ और साहसी सेनापति था साथियों। ठीक है, जफर खां के शौर्य और भारतीय सेना की दृढ़ता से मंगोल इतने प्रभावित हुए कि वे उसी रात 30 कोस पीछे हट गए थे साथियों, यह भी इंपॉर्टेंट बात है, आप ध्यान में रखेंगे। रानी पद्मावती का नाम अलाउद्दीन की चित्तौड़ विजय से जोड़ा जाता है साथियों, और उसके पति का नाम साथियों ध्यान में रखेंगे राणा रतन सिंह था साथियों। ठीक है, आप लोग देखे होंगे पद्मावती मूवी आया था, उसमें भी आप लोग इसके बारे में देखे होंगे। चलिए थोड़ा जान लेते हैं साथियों। पद्मावती की कहानी के आधार पर 1540 ईस्वी में साथियों मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा लिखी गई काव्य पुस्तक पद्मावत है, याद रखेगा साथियों कौन सा है, तो पद्मावत है। किसकी द्वारा, तो मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा। इसके अनुसार साथियों पत्नी चित्तौड़ के राणा रतन सिंह की अत्यंत सुंदर और विसुंदी पत्नी थी साथियों। ठीक है, अमीर खुसरो ने सुलेमान और रानी सेवा के प्रेम प्रसंग का उल्लेख अपने ग्रंथ में किया है, और साथियों उसने अपने संकेतों में अलाउद्दीन की समता सुलेमान तथा पद्मिनी की तुलना सेवा से की है साथियों, इसे ध्यान में रखेंगे। संभवतः इसी आधार को मानकर साथियों मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत की रचना की और राणा रतन सिंह की रानी पद्मावती की कहानी बनी है साथियों, इसे याद में रखेंगे आप लोग। चलिए आगे हम लोग जानते हैं साथियों। तो आगे है अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन था, ध्यान में रखेंगे साथियों। उस समय का जो शासक था वह कौन था साथियों, तो आपका रामचंद्र देव हो जाएगा इसका सही आंसर। ठीक है, चलिए थोड़ा जान लेते हैं इसके बारे में तथ्यों को। तो अलाउद्दीन के आक्रमण के समय साथियों देवगिरी का शासक रामचंद्र देव था, जो कि 1296 ईस्वी में देवगिरी के शासक रामचंद्र देव के अलाउद्दीन के सफल आक्रमण के बाध्य होकर उसे प्रति 1 वर्ष क्या कर दिया गया साथियों, प्रति वर्ष एलिचपुर की आय भेजने का वादा किया गया था, यह इंपॉर्टेंट बात है साथियों। 1503 ईस्वी में और 1506 ईस्वी में साथियों उसने उस कर को दिल्ली नहीं भेजा, जिस कारण साथियों 1307 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी ने मलिक काफूर के नेतृत्व में एक सेना देवगिरी पर आक्रमण करने हेतु भेजा, और रामचंद्र देव युद्ध में पराजित होकर उसे आत्मसमर्पण करना पड़ गया था। साथियों आगे हम लोग बढ़ें तो किस सुल्तान के काल में खालिसा भूमि अधिक पैमाने पर विकसित हुई थी, तो ध्यान में रखिएगा साथियों इसका सही आंसर हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी के बारे में। साथियों यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे कि मध्यकालीन भारत में सबसे ज़्यादा अगर किसी शासक के बारे में पूछा गया है तो वह अलाउद्दीन खिलजी के बारे में पूछा गया है। ठीक है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा साथियों, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, चलिए जानते हैं थोड़ा इसके बारे में हम तथ्यों को। साथियों अलाउद्दीन की राजस्व और लगान व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य क्या था साथियों, तो एक शक्तिशाली और निरंकुश राज्य की स्थापना करना था। उसने उन सभी व्यक्तियों की भूमि छीन ली जिन्हें वह मिल्क, साथियों याद रखिएगा, राजस्व द्वारा प्रदत्त संपत्ति, ईमानदार इमारत और पेंशन तथा वक्त दिया करता था। साथियों फलतः खालिपा भूमि अधिक पैमाने पर विकसित हुई थी, इसे ध्यान में रखेंगे। आगे साथी कि अलाई दरवाजा का निर्माण किस सुल्तान ने करवाया था, तो ध्यान में रखिएगा साथियों अलाई दरवाजा का जो निर्माण करवाया गया था वह था अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा करवाया गया था। अलाई दरवाजा का निर्माण अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा करवाया गया था साथियों। कुतुब मीनार के निकट यह करवाया गया था, ध्यान में रखिएगा साथियों। इसका निर्माण लाल पत्थर तथा संगमरमर के द्वारा किया गया था। यह 1311 ईस्वी में बनकर तैयार हुआ और इल्तुतमिश के मकबरे की तरह इसमें एक चौकार बड़ा कमरा बना है साथियों, जिसका छत पर एक गुब्बर है साथियों, गुम्बद है। ठीक है, इस प्रकार का गुम्बद होता है साथियों, इस प्रकार का आप लोग देख सकते होंगे, इस प्रकार का गुम्बद होता है। ठीक है, चलिए तो इसका ध्यान में रखिएगा। दिल्ली के किस सुल्तान ने साथियों सबसे ज़्यादा नहरों का निर्माण करवाया था, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है यह, और यह 65वीं में बीपीएससी में पूछा गया प्रश्न है साथियों। तो साथियों इसका सही आंसर हो जाएगा फिरोज शाह तुगलक के बारे में। ठीक है, फिरोज शाह तुगलक ने सबसे ज़्यादा करवाया था। फिरोज शाह तुगलक का शासनकाल भारत में नहरों का सबसे बड़े क्या कहता है साथियों, जल का निर्माण कराने के कारण प्रसिद्ध था। सिंचाई की सुविधा के लिए उसने 5 बड़ी नहरों का निर्माण कराया था। फिरोज शाह तुगलक उमेला वर्ग की स्वीकृति के पश्चात एक सर्व नामक सिंचाई कर क्या किए थे साथियों, लगाने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान था। उन किसानों को जो सिंचाई के लिए शाही नहरों का पानी प्रयोग में लाते थे वह पैदावार का 1/10 भाग सरकार को देना पड़ता था, इसे ध्यान में रखिएगा। फिरोज शाह तुगलक द्वारा स्थापित दाल उल सफ़ा का क्या था साथियों, तो ध्यान में रखेंगे वो क्या था, तो वह एक खैराती अस्पताल था साथियों, इसे ध्यान में रखेंगे। राज्य के खर्च पर हज की व्यवस्था
करने वाला पहला भारतीय शासक फिरोज शाह तुगलक था साथियों। यह भी एक महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकता है आपके लिए। साथियों आगे करें तो आगे उसने दार उल सफा नामक एक खैराती अस्पताल की स्थापना की और उसमें शुक्ल हकीम रखे गए थे, इसे याद रखेंगे साथियों। निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने बेरोजगारों को रोजगार दिलवाया था? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है साथियों, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और अलाउद्दीन खिलजी कौन हो जाएगा साथियों? इसका सही आंसर मोहम्मद बिन तुगलक है और फिरोज शाह तुगलक है, शेर शाह सूरी है। साथियों इसका सही आंसर हो जाएगा फिरोज शाह तुगलक। जानते हैं साथियों थोड़ा फिरोज शाह तुगलक के बारे में। तो फिरोज शाह तुगलक ने सामान्य लोगों की भलाई के लिए साथियों उपकार के कार्य किए थे, बहुत इंपॉर्टेंट है। नियुक्त के लिए एक दफ्तर खोल करता था। प्रत्येक मनुष्य में गुण और योग्यता की पूरी के बाद साथियों जांच पड़ताल के पूर्णता होने के बाद क्या करता था साथियों? तो उसे अधिक से अधिक लोगों को क्या करता था? नियुक्ति करता था, ठीक है, उसके स्किल के आधार पर दिया जाता था। इस बात को ध्यान रखेंगे। चलिए आगे हम लोग बात करें साथियों, निम्नलिखित में किस सुल्तान के दरबार में सबसे अधिक गुलाम थे? बहुत ही इंपॉर्टेंट है साथियों और ये प्रश्न पिछले बार भी पूछा गया है और उसको थोड़ा ध्यान में रखिएगा। यह कौन हो जाएगा साथियों? तो फिरोज शाह तुगलक हो जाएगा। इसके समय में सबसे ज़्यादा क्या होता है साथियों? गुलाम होते हैं। फिरोज को दासों का बहुत शौक था। उसने क्या किया साथियों? उसके दासों की संख्या क्षमता 1,00,000 से 80,000 तक पहुंच गई थी और उसकी देखभाल के लिए एक पृथक विभाग भी बनाया था साथियों, यह भी याद रखेंगे। उन दासों की शिक्षा का पूर्ण ध्यान रखा जाता था। प्रत्येक दास को 10 से 100 घंटे के बीच वेतन मिलता था, इसे भी याद रखिएगा साथियों। फिरोज का यह शौक राज्य के लिए हानिकारक सिद्ध हुआ था, यह थोड़ा सा आप लोग याद रखिएगा। चलिए आगे बात करें तो निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने फलों की गुणवत्ता सुधारने के लिए उपाय किए थे? तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसका सही प्रश्न हो जाएगा साथियों फिरोज शाह तुगलक, ठीक है। फिरोज शाह तुगलक ने बागवानी में अपनी अभिरुचि के कारण साथियों दिल्ली के निकट 1200 नए बाग लगवाए तथा अलाउद्दीन के 3 पुराने बागों को फिर से लगवाया साथियों, इसे याद रखिएगा साथियों। फारसी यात्री अबुद्दर्जा भारत में किस राजा के शासनकाल में आया था? ठीक है, तो याद रखिएगा साथियों अबुद्दर्जा जो था वह किस राजा के शासनकाल में आया था? तो याद रखिएगा साथियों देवराय द्वितीय के शासनकाल में आता है। साथियों फारसी राजदूत अब्दुल रज्जाक संगम वंश के सबसे प्रतापी शासक देवराज द्वितीय, जो कि इनका कार्यकाल 1422 से 1486 ईस्वी रहता है साथियों। इसके शासनकाल में विजयनगर आया था और उसने अपने यात्रा वृत्तांत मल्ता उस सदाइन मज उल बहरीन में देवराय द्वितीय का क्या किया साथियों? शासनकाल का उल्लेख किया है। चलिए आगे, तैमूर के आक्रमण के बाद भारत में किस वंश का राज्य स्थापित हुआ था? तो क्या वह लोधी वंश था, सैयद वंश था, कौन था साथियों बताइए? तुगलक वंश था या फिर खिलजी वंश था? तो साथियों याद रखेंगे लोधी वंश था, ऑप्शन नंबर बी। तैमूर के आक्रमण 1858 ईस्वी में होता है साथियों, याद रखेंगे। तुगलक शासक के कमजोर कर दिया था और 1412 ईस्वी में नासिरुद्दीन की मृत्यु के बाद साथियों तुगलक वंश का अंत भी हो गया था। 1413 में साथियों सरदारों के दौलत खां को दिल्ली का सुल्तान चुना, परंतु दौलत खां के सूबेदार खिलजी खां ने पराजित किया और याद रखिएगा साथियों तैमूर द्वारा नियुक्त लाहौर का सूबेदार बन गया था, इसे भी ध्यान रखिएगा साथियों आप। आगे हम लोग बात करें तो निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने एक नए नगर बसाया जहां अब आगरा है साथियों? बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ध्यान रखिएगा इसका सही आंसर हो जाएगा सिकंदर लोदी, ठीक है। सिकंदर लोदी के द्वारा किया गया था। 17 जुलाई 1458 ईस्वी को साथियों निमाज उल्क सुल्तान सिकंदर शाह के नाम से सिंहासन पर बैठा था। वह लोदी का वंश का महानतम शासक था साथियों और 1504 ईस्वी में सिकंदर लोदी ने राजस्थान के शासकों पर नियंत्रण के उद्देश्य से यमुना नदी के किनारे आगरा नामक एक नवीन नगर बसाया था। इसका अपनी राजधानी बनाया था और उसने कृषि और व्यापार की उन्नति के लिए साथियों प्रयत्न किया। साथियों ध्यान में रखेंगे नाम पर पैमाने राज्य एक सिकंदरी उसी के समय आरंभ हुआ था साथियों, इसे भी ध्यान रखिएगा। उसके समय योग्य व्यक्तियों की सूची बनाकर प्रत्येक 6 माह के पश्चात उसे अपने सामने प्रस्तुत किया जाता था। वह शिक्षित और विद्वानों थे, ठीक है। उसने स्वयं के आदेश के आयुर्वेद ग्रंथ फारसी में अनुवाद किया था जिसका नाम फरगह सिकंदरी रखा गया। उसके समय में गायक विद्वान का श्रेष्ठ ग्रंथ था लज्जत ए सिकंदर शाही, इसे ध्यान में रखिएगा साथियों आप लोग, ठीक है। विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? तो साथियों यह आप 100% जान होंगे, इसके संस्थापक हरिहर और बुक्का थे साथियों, यह दोनों थे। चलिए विजयनगर साम्राज्य की स्थापना मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल के समय ही हुआ था साथियों 1336 में। हरिहर एवं बुक्का नामक 2 भाइयों द्वारा किया गया था और इस राज्य की राजधानी हम्पी थी साथियों, जो क्या थी? तुंगभद्रा नदी के किनारे में स्थित थी। विजयनगर के उस पहले शासक की पहचान करें जिसने बहमनी से गोवा को छीन लिया था। साथियों इसका सही आंसर हो जाएगा आपका क्या? हरिहर द्वितीय के द्वारा, ठीक है। चलिए जानते हैं साथियों थोड़ा सा इसके बारे में। तो साथियों
1377 ईस्वी में बुक्का की मृत्यु के बाद साथियों उसका पुत्र हरिहर द्वितीय साथियों सिंहासन पर बैठता है और उसे महाराजा धीराज की उपाधि दी जाती है साथियों। उसने कनारा, मैसूर, तिरुन्नापल्ली, काची आदि प्रदेशों को जीता और श्रीलंका के राजा से राजस्व वसूल किया। बहमनी राज्य में भी उसका क्या हुआ, संघर्ष हुआ और 1377 ईस्वी में साथियों ध्यान में रखिएगा सुल्तान मुज्जाउद्दीन के उसके राज्य पर आक्रमण किया किंतु सफल नहीं हुआ। हरिहर द्वितीय की सबसे बड़ी सफलता पश्चिम में बहमनी राज्य के बेलगांव व गोवा को छीनना था साथियों, इसे ध्यान रखिएगा आप लोग। नेक्स्ट बात की जाए तो विजयनगर के राजा कृष्णदेव राय ने गोलकुंडा का युद्ध किस राज्य के साथ लड़ा था साथियों, तो ध्यान रखिएगा इसका सही आंसर आपका क्या हो जाएगा, तो कुली कुतुब शाह के द्वारा था साथियों, इसे याद रखिएगा। आगे हम लोग बात करें तो विजयनगर के राजा कृष्णदेव राय ने गोलकुंडा के सुल्तान कुली कुतुब शाह के साथ लड़ा था और गोलकुंडा में कुतुब शाही वंश की स्थापना कुलीन कुतुब शाह ने की थी साथियों। जब कृष्णदेव राय उड़ीसा के साथ युद्ध में व्यस्त थे तब कुतुब शाह ने विजयनगर की सीमा पर स्थित पांगल और गुंटूर के दुर्ग पर क्या किया साथियों, आक्रमण किया। वारंगल, कोटी, कोंड, बिंदु आदि के किले जीत लिए और इसके पश्चात साथियों उसने विजयनगर पर आक्रमण कर प्रयास किया। कृष्णदेव राय और कुतुब शाह के बीच संघर्ष भी हुआ साथियों। कुतुब शाह ने की सेना क्या हो गई, पराजित हो गई। आगे बात करें तो विजयनगर साम्राज्य की वित्तीय व्यवस्था की मुख्य विशेषता क्या थी, तो ध्यान रखिएगा साथियों उसकी थी मेन क्या थी साथियों, तो भू राजस्व व्यवस्था थी। चलिए, विजयनगर राज्य को वित्तीय स्रोतों के आय प्राप्त होती थी साथियों, यह याद रखिएगा। भू राजस्व व्यवस्था संपत्ति कर, व्यापारिक कर, व्यावसायिक कर, उद्योग पर लगाए जाने वाले कर, सामाजिक और सामुदायिक कर तथा अपराधों के लिए आरोपित अर्थदंड, इन सभी के कर को मिलाकर साथियों उसकी क्या थी, तो उसकी जो आय थी वह बेहतर थी साथियों उस राज्य की। ध्यान रखिएगा साथियों भूमि का भली भांति सर्वेक्षण किया गया और उपज का 1/6 भाग भूमि कर के रूप में वसूल किया गया था साथियों। इसे क्या कहा गया है, तो शिष्ट कहा गया, ठीक है साथियों, जो कि भूमि का कर। विजयनगर साम्राज्य में इस शिष्ट पूछा जाए तो याद रखिएगा साथियों भूमि का कर होता है। विजयनगर साम्राज्य का अवशेष कहाँ से मिलता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है और इसका सही आंसर हो जाएगा साथियों आपको क्या हो जाएगा, तो इसको हम्पी से मिलता है। कहाँ से मिलता है, हम्पी, जो कि राजधानी थी साथियों, याद रखिएगा, ठीक है। आगे हम लोग बात करें तो आगे साथियों कि दीवान ए उर्ज विभाग संबंधित था, किससे संबंधित था, तो यह साथियों रक्षा विभाग से संबंधित था। ऑप्शन नंबर सी यहाँ देखिएगा, दीवान ए आरिज अथवा आरिज एम क्या था साथियों, मुमालिक सल्तनत काल में सैन्य विभाग का प्रमुख अधिकारी होता था और आरिज ए मुमालिक का विभाग ही दीवान ए अर्ज कहलाता था साथियों, इसे ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे हम लोग शिवाजी की राजधानी कहाँ थी साथियों, तो ध्यान रखिएगा शिवाजी की जो राजधानी थी वह थी साथियों रायगढ़ में। कहाँ थी, रायगढ़ में। चलिए 1674 ईस्वी में साथियों शिवाजी ने अपना राज्याभिषेक करवाया था, छत्रपति की उपाधि धारण की थी साथियों और रायगढ़ को अपनी राजधानी बनाया था। उस युग में के महान विद्वान बनारस के पंडित विश्वर उर्फ गंगा भट्ट ने उन्हें क्षत्रिय घोषित किया था और उनका राज्याभिषेक किया था, इसको ध्यान में रखिएगा। आगे साथियों बहमनी राज्य का संस्थापक कौन था साथियों, बहमनी राज्य का जो संस्थापक था वह कौन था, तो अलाउद्दीन हसन था साथियों, इसे ध्यान रखिएगा साथियों। दक्कन के आमिर ए शहदाद के विरोध के फलस्वरूप साथियों मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल के अंतिम दिनों में बहमनी साम्राज्य की स्थापना होती है। जफर खां के नाम से एक सरदार ने अलाउद्दीन हसन साथियों बहमन शाह की उपाधि धारण की थी साथियों, याद रखिएगा। 1347 ईस्वी में सिंहासन पर वह बैठता है और बहमनी साम्राज्य का नींव रखता है साथियों। उसने गुलबर्गा को अपने नए क्या किया, स्थापित साम्राज्य की राजधानी बनाया था साथियों तथा उसका नाम अहसनाबाद रखा था। अपने साम्राज्य के शासन के लिए उसने इसे 4 तरहों अथवा प्रांतों के विभाजित किया था, गुलबर्गा और दौलताबाद, बरार और वीरदा साथियों, याद रखेंगे। प्रत्येक प्रांत एक शासक के अधीन था। गुलबर्गा एवं का प्रांत सबसे महत्वपूर्ण था साथियों, इसे ध्यान रखिएगा साथियों आप लोग, ठीक है। चलिए आगे हम लोग बात करें तो सरजामी प्रथा किसके क्या साथियों, सरजामी प्रथा किसके संबंधित थी, सरजामी प्रथा किससे संबंधित थी, तो ध्यान रखिएगा साथियों इसका मराठा की भू राजस्व प्रथा से संबंधित थी, ठीक है। सेशन अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ साथियों आप लोग सेशन को शेयर करते चलें। देखिए काफ़ी ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं साथियों और आपको इस सेशन से, इस क्लास से बहुत ही ज़्यादा फायदा होगा। जब आप एग्ज़ाम के समय आपको टाइम कम होगा तो आप क्विक रिवीजन इसके माध्यम से कर सकते हैं साथियों, और यहाँ से प्रश्न ना आए ऐसा हो नहीं सकता है। यह किसी भी आप कोचिंग संस्था से पूछ लें, किसी भी आप एक्सपर्ट से पूछ लें साथियों। याद रखिएगा 1992 से लगभग 2022 तक के जितने भी बीपीएससी का एग्जाम हो सारा प्रश्न अभी तक इसमें करवाया जा रहा है। तो आप समझ सकते हैं कहाँ से प्रश्न आएगा, यहीं से तो आएगा। तो प्लीज़ साथियों आप लोग सेशन को शेयर करते चलें एक बार, ठीक है। काफ़ी ज़्यादा मेहनत करना पड़ता है,
निम्नलिखित में से कौन भूमि उत्पाद पर लगने वाला कर को इंगित करता है साथियों? ध्यान रखिएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा आपका क्या? तो इसका सही आंसर हो जाएगा साथियों आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा साथियों, खुस्म। ध्यान दीजिएगा साथियों, यहाँ पे बी नंबर ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। कौन? ध्यान दीजिएगा साथियों, 2 और 3 इसका सही, ये और ये दोनों सही हो जाएगा साथियों इसका सही आंसर। ठीक है, चलिए इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। सॉरी साथियों, इसका सही आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? डी। थोड़ा सा हम देखने में थोड़ा गलती हो गया था, इसका डी हो जाएगा, मतलब सारा का सारा आंसर इसका सही है, इसका मतलब इसका डी आंसर सही है। चलिए, हाँ चलिए इस व्यवस्था के बारे में थोड़ा सा हम लोग समझ लेते हैं। ध्यान दीजिएगा साथियों, ये व्यवस्था था क्या? तो खराज, उस्र और मुक्तई भूमि उत्पादन पर लगने वाला कर था साथियों, इंगित था इस, जबकि खुम्द भूमि उत्पादन लगाने वाला कर नहीं था। अपितु साथियों खुस्म लूट का धन खुस्म युद्ध के में शत्रु राज्य की जनता से लूटा हुआ प्राप्त होता था साथियों, वही धन था। इस लूट का 4/5 भाग सैनिक में बढ़ जाता था साथियों, और शेष 1/5 भाग राजकोष में जमा होता था। ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक के बीच अगर बात की जाए साथियों, तो यही व्यवस्था 4/5 भाग राजकोष में दिया जाता था और 1/5 भाग सैनिक में बांट दिया जाता था, जो कि बिल्कुल क्या था साथियों, इसका अपोजिट था। ठीक है, चलिए आगे हम लोग बात करें तो किस सुल्तान ने जमीन में फसल की क्या की साथियों, फसल की नपाई का आधार राजस्व के रूप में दावा किया था? तो ध्यान रखिएगा साथियों, इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर अलाउद्दीन खिलजी है। चलिए आगे हम लोग बात करें साथियों, अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान था और जिसने भू राजस्व व्यवस्था की नीति में कुछ परिवर्तन भी किए थे। उसने उपज का 50% भूमि क्या किया था साथियों, भू राजस्व व्यवस्था के रूप में निश्चित किया था। अनाज के रूप में लेने के लिए जोर दिया था साथियों, जिसे पूर्व बलबन और इल्तुतमिश ने भू राजस्व उपज की 1/3 दर से अधिक कर दिया था। मोहम्मद बिन तुगलक के काल में साथियों भूमिहर की दल अलाउद्दीन की भांति 50% अधिक थी, लेकिन जहां अलाउद्दीन के राजस्व निर्धारण भूमि की पैमाइश के आधार पर किया जाए, तो वहीं मोहम्मद बिन तुगलक के बिना पैमाइश के अनुसार साथियों अनुमान के आधार पर राजस्व निर्धारित किया गया है। साथियों इस प्रश्न में विकल्प सी और डी सही है, किंतु बिहार लोक सेवा आयोग क्या करती है साथियों, तो डी को सही मानती है, इसलिए आप लोग सी को सही मानती है साथियों, इसलिए आप सी को ही सही मानिएगा। ठीक है, इसे ध्यान में रखिएगा साथियों। चलिए आगे हम लोग बात करें तो आगे है आपका प्रश्न, नेक्स्ट है साथियों क्या, तो नेक्स्ट है आपका शेख बहाउद्दीन जकारिया किस संप्रदाय के थे? तो साथियों वह सुहवारी संप्रदाय के थे, ऋषि संप्रदाय के थे, या फिर किस संप्रदाय के थे? तो चिश्ती संप्रदाय के थे, या फिर फिरदौरी संप्रदाय के थे? साथियों इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा साथियों। ये ऑप्शन नंबर ए इसका क्या है साथियों, तो इसका ऑप्शन नंबर ए सुहरावर्दी संप्रदाय के थे, इसको ध्यान में रखिएगा। भारतवर्ष में सुहरावर्दी संप्रदाय शेख किसके द्वारा था साथियों, तो शेख बहाउद्दीन जकारिया के द्वारा था, प्रारंभ किया गया था। सूफियों के इस संप्रदाय को शेख सदराउद्दीन आखिर, शेख शकुद्दीन अब्दुल फतह और शेख जलाउद्दीन सुख आदि के द्वारा किया गया था, इसको ध्यान में रखिएगा। इन शासकों में से किस ने अपनी सैन्य टुकड़ियों को 200 से 250 एवं 500 से इकाइयों में विभाजित किया था? तो ध्यान रखिएगा साथियों, इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ई सही हो रहा है साथियों। थोड़ा सा इसके बारे में हम लोग समझ लेते हैं क्या है ये। इस्लाम शाह शेर शाह का पुत्र था। ठीक है, पहला बात, इस्लाम शाह ने पूरे उत्तर भारत में लगभग 8 वर्षों तक शासन किया और उसकी मृत्यु 1533 ईस्वी में हुई। इस्लाम शाह ने अपनी सैन्य टुकड़ियों को 50, 200, 250 और 500 की इकाइयों में विभाजित किया था। संभवतः शेर शाह के समय में भी सैन्य विभाजित की यह प्रणाली प्रचलित थी साथियों। कि ज्ञान है कि बिहार के लोक सेवा आयोग ने इस प्रश्न को ई माना है, इसलिए हम सभी को भी ई मानना होगा। चलिए नेक्स्ट साथियों कि जवाबविद का संबंध किससे है? साथियों ध्यान में रखिएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा आपका क्या, इसका सही आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर ए, राज्य कानून से संबंधित है। ठीक है, जब ध्यान दीजिएगा साथियों, नेक्स्ट प्रश्न, सल्तनत काल के सिक्के टका, सरगनी एवं जीतल किस धातुओं के थे? तो ध्यान रखिएगा साथियों, चांदी तांबा, ये सभी इसका सही आंसर हो जाएगा साथियों। सल्तनत काल में टका किसको बोला जाता था? तो पैसों को, ठीक है, सिक्के को टका, चांदी एवं जीतल तांबे का बना होता था। यह दोनों सिक्के इल्तुतमिश के द्वारा प्रचलित किया गया था। और साथियों सहगनी की भी चांदी की सिक्का तथा टका एवं जीतल का अनुपात कितना था साथियों? तो 1:48, 1:48 था साथियों, इसको ध्यान में रखिएगा। भारत में कागज का प्रयोग कब से प्रारंभ किया गया? तो साथियों इसका सही आंसर हो जाएगा आपको 12वीं शताब्दी से किया गया है।
विश्व में सर्वप्रथम कागज का आविष्कार चीन में हुआ था साथियों। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको यह चीज़ क्लास 10th में भी पढ़ने को मिलेगा, एनसीईआरटी जब पढ़ेंगे तो। साथियों, भारत में कागज का प्रयोग 12वीं शताब्दी में प्रारंभ हुआ था। आशुतोष संग्रहालय कलकत्ता में 1105 ईस्वी में का पेपर संरक्षित किया गया था, जिसका शीर्षक पंचरक्षा है। यह भारत में कागज का सबसे प्राचीन प्रमाण है साथियों, इसको ध्यान में रखिएगा आप लोग। आगे बात की जाए तो तबकात नासरी का लेखक कौन था साथियों। तबकात नासरी का जो लेखक है वह कौन है साथियों, तो मिराज उज सिराज है साथियों, इसे याद रखिएगा। तबकात नासरी मिराज उज सिराज का ग्रंथ है जो सुल्तान नासिरुद्दीन को समर्पित किया गया है। और साथियों, यह ग्रंथ 23 अध्यायों में है। रॉबर्टी ने इसका अंग्रेजी में अनुवाद किया साथियों। इस पुस्तक में मोहम्मद गौरी की भारत विजय का प्रत्यक्ष वर्णन मिलता है। और साथियों, मिनहाज प्रथम सिद्ध इतिहासकार है जिसने यह कहा है साथियों कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपने नाम की मुद्दता प्रसारित की और खुत्ता पढ़वाया साथियों, यह भी आप याद रखिएगा। सभी भक्ति संतों के मध्य एक समान विशेषता थी। यह उन्होंने किस आधार पर किया था साथियों, तो अपनी वाणी को उसी भाषा में लिखा जिसे उसे भक्त समझ सकते थे साथियों, इसको ध्यान में रखिएगा। भक्ति आंदोलन के संतों का आचार बहुत ऊंचा था। उसमें साथियों उसे बहुतों ने क्या किया, बहुतों ने देश का भ्रमण किया और वे कई प्रकार के लोगों से मिले साथियों, जिसके विचार भिन्न थे। उन संतों के साधारण लोगों की भाषाओं को उन्नत करना अपना योगदान दिया। और साथियों, उन्होंने हिंदी, पंजाबी, बांग्ला, तेलुगु, कन्नड़, तमिल इत्यादि भाषाओं में क्या किया साथियों, योगदान भी दिया है। साथियों, भक्ति आंदोलन के संत अपने उद्देश्य क्षेत्रीय भाषाओं में करते थे। उपदेश को क्या करते थे, क्षेत्रीय भाषाओं में देते थे साथियों। वहाँ के लोग उनके उपदेश आसानी से क्या करते थे, सुन पाते थे और समझ पाते थे, इसको याद रखिएगा साथियों। निम्नलिखित में से किस सुल्तान के निजामुद्दीन औलिया ने भेंट करके इससे इनकार कर दिया था। किस सुल्तान से निजामुद्दीन औलिया ने भेंट करने से इनकार कर दिया था, तो साथियों इसका अलाउद्दीन खिलजी से भेंट करने से इनकार कर दिया था, याद रखिएगा। चलिए, शेख मिर्जाउद्दीन औलिया ने सात मुसलमानों का राज्य देखा, जो कि एक के बाद एक सतानी होते गए, क्या होते गए, ससासीन होते गए, किंतु वे कभी भी किसी के दरबार में नहीं गए साथियों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। सुल्तान अलाउद्दीन ने शेख से मिलने का बहुत प्रयास किया, यहाँ तक कि उसने शेख के लिए प्रिय शिष्य अमीर खुसरो के माध्यम से भी प्रयत्न किया, किंतु जब शेख को ज्ञान हुआ कि सुल्तान आने वाला है तो वो कहाँ चल गया साथियों, अजोधन चले गए। इस प्रकार औलिया न तो सुल्तान से मिला और ना ही इनकार किया, इसे ध्यान में रखिएगा आप लोग। आगे बात किया जाए साथियों, तो आगे है आपका 12 माशा की रचना किसने की थी साथियों। 12 माशा की रचना किसने की थी, तो यह था साथियों मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा की गई थी। ठीक है साथियों, 12 माशा की रचना मलिक मोहम्मद जायसी ने की थी। जायसी की पद्मावत और क्या है साथियों, तो अखट रावट तथा आखिरी कलाम साथियों में पद्मावत की हिंदी साहित्य में महत्वपूर्ण स्थान रखती है, इसे ध्यान में रखिएगा आप लोग। पानीपत के युद्ध में बाबर का जीत का मुख्य कारण क्या था, तो ध्यान रखिएगा साथियों, इसका मुख्य जो कारण था वो क्या था, तो इसका मुख्य कारण था साथियों आपका उसकी सैन्य कुशलता थी। ठीक है, वो आधुनिक लैस से क्या था साथियों, मतलब उसके पास आधुनिक तरह के भी लैस थी। पानीपत का पहली लड़ाई, उस समय की आधुनिक युद्ध, अभी की आधुनिक युद्ध नहीं कह सकते हम लोग। पानीपत की पहली लड़ाई 21 अप्रैल 1526 को किसके द्वारा हुआ साथियों, तो बाबर एवं इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था, जिसमें साथियों अपनी सैन्य कुशलता के बल पर बाबर ने विजय प्राप्त किया और बाबर की सैन्य संख्या लोदी की सेना से कम भी थी, इसको ध्यान रखिएगा आप लोग। उसकी कुशल सैन्य नीति चलने से विजय श्री ने उसका वर्णन किया है साथियों, इसको ध्यान रखिएगा। इब्राहिम लोदी स्वयं एवं अभिनव शून्य व्यक्ति था। बाबर लिखता है कि वह अनुभवी व्यक्ति था और उसके पास अनुभव की कमी थी साथियों, और जो अपनी गतिविधियों में बड़ी असमावाधि रखता है वह बिना किसी व्यवस्था के आगे बढ़ता जाता है, यह बाबर का कथन था साथियों। आगे बात करें तो आगे है साथियों आपका तुजुक ए बाबरी किस भाषा में लिखी गई थी, तो साथियों इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, अर्थात तुर्की में लिखी गई थी। मुगल साम्राज्य की आधारशिलता रखने वाले जरीउद्दीन मोहम्मद बाबर ने अपने जीवन संबंधित घटनाओं को एक ग्रंथ में स्वयं ही लिखा है, इसे तुजुक ए बाबरी कहते हैं साथियों। यह किताब तुर्की भाषा में लिखी गई है और किंतु तुर्की मुगल दरबार की राज्य भाषा थी साथियों, अपितु यह सम्मान फारसी को प्राप्त था, यह भी याद रखिएगा। हुमायूं ने सुचारू दुर्ग का प्रथम बार आक्रमण कब किया था साथियों, ध्यान रखिएगा साथियों, हुमायूं ने चुनार दुर्ग का क्या किया था साथियों, प्रथम बार आक्रमण कब किया गया था साथियों, इसका सही आंसर हो जाएगा आपका 1532 में। थोड़ा सा आप लोग कॉपरेट कीजिएगा साथियों, मेरा
तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं है, फिर भी हम आपका क्लास ले रहे हैं ताकि आपका रिवीजन के लिए आपको टाइम मिलता रहे, इसलिए हम क्लास ले रहे हैं। थोड़ा सा आप लोग कोऑपरेट करते रहिएगा, ठीक है। चलिए इसके बारे में हम लोग थोड़ा जान लेते हैं साथियों। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, हुमायूं ने चुनार दुर्ग का प्रथम बार आक्रमण 1500 कब किया था साथियों? 32 ईस्वी में किया था। इस किले को उसने 4 महीने तक घेर रखा था, जिसके बाद शेर खां ने हुमायूं की अधीनता स्वीकार कर ली। इसके अतिरिक्त साथियों 1531 ईस्वी में उसने कालिंगर पर आक्रमण किया और 1532 ईस्वी में साथियों रायसनी के महत्वपूर्ण किले को भी जीत लिया साथियों, यह याद रखिएगा। निम्नलिखित में से किसने अपने बादशाह पति के लिए मकबरे का निर्माण करवाया था साथियों? याद रखिएगा, किसने अपने बादशाह पति के लिए, कहा जा रहा है पत्नी के लिए तो आप सुने होंगे, पति की बात की जा रही है, तो यहाँ कौन हो जाएगा साथियों? ऑप्शन नंबर बी हाजी बेगम हो जाएगी साथियों, इसका सही आंसर याद रखिएगा। हाजी बेगम ने अपने पति हुमायूं के मकबरे का निर्माण दिल्ली में 1564 ईस्वी में करवाया था साथियों, याद रखिएगा। आगे बात की जाए साथियों, तो इस मकबरे का नक्शा मिर्जा गियास ने तैयार किया था और साथियों श्वेत संगमरमर से बना यह भारत का प्रथम क्या था साथियों? तो गुंबद वाला मकबरा था, इसको ध्यान में रखेंगे आप लोग। देखिए कमेंट में आप लोग जरूर बताइएगा साथियों कि मेरा प्रयास कैसा लग रहा है, ताकि हम और भी आपको ऐसा बेहतर से बेहतर चीज़ आपको मार्केट में जो है उसको ढूंढ कर लाएं और आपके सामने रखें। आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। हुमायूं नामा की रचना किसने की थी साथियों? हुमायूं नामा की जो रचना की गई थी वह की गई थी आपको किसके द्वारा? तो गुलबंद बेगम के द्वारा ही की गई थी। बाबर की शाहजादी गुलबंद बेगम ने हुमायूं की रचना की थी साथियों। हुमायूं नामा की रचना फारसी भाषा में की थी। बादशाह अकबर ने अकबरनामा के प्रणयन के लिए सामग्री एकत्र करने के उद्देश्य से यह आदेश दिया था कि बाबर तथा हुमायूं के राज्यकाल में विषय में जिसे भी कुछ भी स्मरण हो वह क्या कर सकता है साथियों? वह उसे लेखबद्ध करके उसकी सेवा में प्रस्तुत कर सकता है। अतः अब अनेक लोगों ने इतिहास लिखना प्रारंभ किया और गुलबंद के हुमायूं नामा की रचना भी इसी के संदर्भ में होता है साथियों। आगे हम लोग बात करें तो आगे है आपका क्या? हुमायूं द्वारा लड़े गए 4 प्रमुख युद्ध का साथियों अनुसार तिथि अनुसार सही क्रम अंकित करें। युद्ध स्थलों के नाम भी नीचे दिए गए हैं साथियों। इसका सही आंसर क्या है? तो देवरा, चौसा, कन्नौज और साथियों सरहिंद इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए जानते हैं साथियों थोड़ा सा इसके बारे में हम लोग। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा साथियों, हुमायूं द्वारा लड़े गए 4 प्रमुख युद्ध थे। कौन कौन? तो देवरा, चौसा, कन्नौज एवं सरहिंद। 1531 में उसने गोमती के क्या साथियों गोमती के तट पर स्थित दोहरा नामक स्थान पर अफगान विद्रोहियों को परास्त किया था और 26 जून 1539 को चौसा के युद्ध में हुमायूं को शेरशाह से पराजित किया था और इस युद्ध में निमाज नामक मिस्ती ने हुमायूं की जान बचाई थी साथियों, यह भी याद रखिएगा। हुमायूं के विरुद्ध चौसा की इस विजय से शेर खां की साथियों शक्ति एवं प्रतिष्ठा दोनों क्या हुई थी? वृद्धि हुई थी और उसने शेरशाह की पद धारण अपने आप को शेरशाह से क्या किया था साथियों? पद धारण किया था। आगे हम लोग बात करें तो आगे कुछ और भी इंपॉर्टेंट बात है, इसको ध्यान में रखेंगे। तो साथियों आगे है साथियों 1540 ईस्वी में कन्नौज एवं बेलग्राम के युद्ध में हुमायूं ने शेरशाह को पराजित होना पड़ा और विवश होकर वह निर्वासित की भांति इधर उधर भटकता रहा। 22 जून 1555 ईस्वी को सरहिंद युद्ध में साथियों वह विजय प्राप्त कर पुनः हुमायूं को एक बार पुनः उसका खोया हुआ राज्य वापस दिला पाया साथियों, याद रखिएगा। निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने पहले हरजते आला, याद रखिएगा साथियों, हरजते आला की उपाधि अपनाई थी? बहुत ही इंपॉर्टेंट है साथियों। तो यह कौन हो जाएगा साथियों? शेरशाह सूरी हो जाएगा, ठीक है। 1529 में बंगाल के शासक नुरसत शाह को पराजित करके शेर खां जो था साथियों वह शेरशाह सूरी बना। उसने हरजते आला की उपाधि धारण की और 1539 में चौसा के युद्ध में साथियों हुमायूं को पराजित करके उसने शेरशाह की उपाधि भी धारण की। पहले उसका नाम क्या था साथियों? बचपन का नाम शेर खां था, ठीक है। तो बाद में कब 1539 में उसको शेरशाह के नाम से जाना जाता है, शेर खां को। आगे साथियों कि शेरशाह का मकबरा कहाँ स्थित है साथियों? इसका सही आंसर हो जाएगा सासाराम में स्थित है। शेर खां का मकबरा बिहार के रोहतास जिले में सासाराम नामक स्थान पर तालाब के बीच साथियों ऊंचे चबूतरे पर बना हुआ। काली नंजर युद्ध 1545 ईस्वी के दौरान घायल हो गया जाने के बाद साथियों इसकी मृत्यु हो गई थी, यहीं पे इसका बना हुआ है। हल्दी घाटी के युद्ध में महाराजा प्रताप की सेना के सेनापति कौन था साथियों? तो याद रखेंगे साथियों इसका सही आंसर हो जाएगा हकीम खां था, इसको ही ध्यान रखिएगा। चलिए साथियों हकीम खां के बारे में थोड़ा जान लेते हैं हम लोग। तो साथियों हल्दी घाटी का युद्ध 1576 में महाराणा प्रताप और मुगल सेनापति साथियों मान सिंह एवं शासक शाह के युद्ध में लड़ा गया था। राजपूत योद्धा के अलावा राणा की सेना ने अग्रदूत का नेतृत्व संभाला था साथियों। अफगानों की टुकड़ी के साथ हकीम खां को क्या किया था? सूत कर दिया था और राणा की सेना ने
की भी एक छोटी सी टुकड़ी के शामिल थी और यह राणा के मुगलों के साथ आमने सामने आखिरी मुठभेड़ की थी साथियों, और आगे उसने छापामार युद्ध का भी सहारा लिया था, यह याद रखिएगा। अंतिम प्रश्न है साथियों अपना यह, जो कि निम्नलिखित में से किस मुस्लिम शासक ने तीर्थ यात्रा कर समाप्त कर दिया था साथियों? यह बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है और इसका सही आंसर हो जाएगा साथियों आपका अकबर के द्वारा यह किया गया था। ठीक है, तो इसको ध्यान में आप लोग रखेंगे। चलिए ठीक है, इसको ध्यान में रखेंगे साथियों। चलिए साथियों थोड़ा इसके बारे में जान लें हम लोग। तो देखिए क्या हुआ था, मुगल शासन व्यवस्था को स्थापित करने का श्रेय अकबर को ही है साथियों, यह सभी को पता होगा। ठीक है, उसकी केंद्रीय शासन व्यवस्था तथा बादशाह के पद और अधिकारों एवं कर्तव्यों का व्याख्या, उसका प्रांतीय शासन, उसकी लगान व्यवस्था, उसकी समुद्री मुद्रा व्यवस्था, उसकी मनसबदारी व्यवस्था आदि सभी को उसके समय में सफलता प्राप्त हुई थी और वह उसके उत्तराधिकारी के लिए आधार रूप बना था साथियों। ठीक है, अकबर प्रथम मुस्लिम शासक था जिसने हिंदू और मुसलमान को निकट लाने का भी प्रयास किया था। अपनी उदार धार्मिक नीति के अंतर्गत साथियों 1562 ईस्वी में दास प्रथा को वह समाप्त करता है, यह याद रखिएगा साथियों। सबसे पहले इसी के शासनकाल में क्या किया जाता है साथियों, दास प्रथा को समाप्त किया जाता है। जो दास प्रथा कब प्रारंभ होता है साथियों, तो ये प्राचीन काल से ही प्रारंभ था और मध्यकालीन में आप कुतुबुद्दीन ऐबक के समय से देखेंगे साथियों, तो उस समय से भारत में अधिक क्या होता है साथियों, दास प्रथा का प्रचलन होता है, जो कि अकबर के द्वारा पूर्ण रूप से समाप्त कर दी जाती है। चलिए यहाँ हम लोग बात करें साथियों, तो 1563 ईस्वी में तीर्थ यात्रा कर तथा 1564 ईस्वी में जजिया कर जो एक क्या था साथियों, समाप्त कर दिया। जजिया कर क्या था साथियों, तो ये एक गैर मुस्लिमिक कर था साथियों। इसको हम लोग आगे के सेशन में जब पूरा डिफरेंट पढ़ेंगे साथियों तो हम लोग समझेंगे सभी चीज़ों को। अपने सामाजिक सुधार के अंतर्गत उसने बाल विवाह एवं सती प्रथा को भी रोक लगाने का प्रयत्न किया था, याद रखिएगा साथियों। अकबर क्या था साथियों, अकबर की लोकप्रियता के कारणों में उपरोक्त यह चारों बिंदु कैसे साथियों सम्मिलित किया जा सकता है, तो यही था साथियों, याद रखिएगा। यह कुछ इंपॉर्टेंट कथन था साथियों अकबर के बारे में, इसको ध्यान में रखिएगा साथियों। सेशन कैसा लगा साथियों, आप लोग सेशन जरूर बताएं कमेंट में। कोई भी साथी कमेंट करके तो बताते नहीं है अच्छा लगा कि बुरा लगा, तो आप लोग प्लीज़ सेशन को बताया कीजिए ताकि हमें भी मोटिवेट मिलता रहे, हम भी कोशिश करें कि आपका चीज़ को बदलते रहें साथियों। अच्छा लगा तो अच्छा बताइए, बुरा लगा हो तो बुरा बताइए। और देखिए हम आपके लिए पूरा दम कोशिश कर रहे हैं कि 69 जो बीपीएससी होगा साथियों उसमें आप लोग अच्छा स्कोर कर पाएँ। इसके लिए हम कोशिश कर रहे हैं कि आपको जितना ज़्यादा टॉपिक क्लियर करवा सकें, ठीक है, जितना ज़्यादा आपको क्वेश्चंस दे सकें, हम कोशिश कर रहे हैं साथियों। आप लोग भी थोड़ा सा इतना कोशिश कीजिए कि इस जो मेरा यह चैनल है इस पर अधिक लोग आ सकें साथियों, जो मेरा यह लेक्चर है उस पर थोड़ा सा अधिक लोगों तक पहुंच सके, ताकि हमें भी हौसला मिल सके कि हम आपके लिए जो मेहनत कर रहे हैं वह आप उस मेहनत को समझ पा रहे हैं, उसे एक्सेप्ट कर पा रहे हैं साथियों। आज के लिए इतना ही, आगे हम लोग कल के सेशन में अब बात करेंगे आधुनिक भारत के इतिहास पे, पूरा उसका प्रश्न जो कि अभी तक बीपीएससी में पूछे गए हैं, सारा प्रश्न हम लोग बात करेंगे साथियों। ठीक है, आपका सभी चीज़ का हो गया साथियों, तो यहाँ ध्यान रखिएगा। चलिए आज के लिए इतना ही साथियों, तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए और टेलीग्राम पे चैनल पे ज्वाइन कर लीजिए, सारा पीडीएफ वहाँ डेली मिलता है, तो आप लोग वहाँ पे रहिए साथियों। ठीक है, आज यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। प्रश्न नंबर पहला है, भारत में पशुपालन एवं कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त होते हैं साथियों, यह पूछा जा रहा है। तो ध्यान दीजिएगा साथियों, जिसका सही आंसर हो जाएगा आपका मेहरगढ़ में साथियों। इसके बारे में कुछ तथ्य हैं उसे भी हम लोग समझ लेते हैं, तो ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे भारतीय उपमहाद्वीप में पशुपालन एवं कृषि का प्रारंभिक स्थल मेहरगढ़ को माना जाता है साथियों। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, आप इसको ध्यान में रखिएगा साथियों। जो 7000 ईसा पूर्व से साथियों 5500 ईसा पूर्व के मध्य मानव बसाव का क्षेत्र था। कुछ विद्वान मेहरगढ़ में पशुपालन काल को कितना मानते हैं साथियों, तो 8500 ईसा पूर्व से मानते हैं। ठीक है, नवीनतम खोजों के आधार पर साथियों भारतीय उपमहाद्वीप में प्राचीनतम कृषि साक्ष्य वाला स्थल उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर जिले में स्थित लहुरा देव साथियों लहुरा देव में रहा। यहाँ से साथियों 7000 से 9000 ईसा पूर्व के मध्य मानव से बसने एवं निश्चित तौर पर साथियों 6400 ईसा पूर्व के चावल के साक्ष्य प्राप्त होते। तो यह याद रखिएगा साथियों, मेहरगढ़ की विशेषता बताई जा रही है। ठीक है, तो कब से कब आपसे पूछा जाए कि मेहरगढ़ में क्या क्या प्राप्त हुआ था और कब प्राप्त हुआ था, तो इन चीज़ों को याद रखेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। तो आगे कह रहा है साथियों, उल्लेखनीय है कि इस नवीन खोज के पूर्व भारतीय उपमहाद्वीप का प्राचीनतम कृषि साक्ष्य वाला स्थल मेहरगढ़ जो कि पाकिस्तान के बलूचिस्तान में स्थित है साथियों। यहाँ से 7000 से 5500 ईसा पूर्व के गेहूं के स्थल क्या हुए साथियों, साक्ष्य प्राप्त हुए। इसके स्थान से ही चावल के साक्ष्य वाला स्थल भी प्राप्त हुआ है साथियों। तो इन चीज़ों को याद रखेंगे। आगे हम लोग बात करें साथियों, तो 6500 ईसा पूर्व के
चावल की भूसी के साक्ष्य मिले हैं साथियों, यह भी याद रखेंगे। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न था साथियों, आप यहाँ पे देख रहे होंगे पहला प्रश्न से कितना ज़्यादा प्रश्न यहाँ पे निकल रहा है एक प्रश्न से। मेहरगढ़ के बारे में आप यहाँ पे ध्यान रखिएगा, मेहरगढ़ से कितना ज़्यादा चीज़ पूछे जा रहे हैं। चलिए आगे हम लोग सेकंड नंबर प्रश्न की बात करें तो कह रहा है निम्नलिखित में से किसको बेल्थोलिक युग भी कहा जाता है साथियों, याद रखिएगा। बेल्थोलिक युग किसे कहा जाता है साथियों, इस चीज़ को याद रखेंगे। ठीक है, बेल्थोलिक युग किसे कहा जाता है साथियों, तो याद रखेंगे उससे क्या लोह युग को कहा जाता है। ठीक है, किसे कहा जाता है साथियों, ताम्रपाषाण युग को कहा जाता है। तांबे से बने युग को बेल्थोलिक युग कहा जाता है साथियों, यह याद रखिएगा। ठीक है, आगे हम लोग बात करते हैं तो ताम्रपाषाण युग को बेल्थोलिक युग भी कहा जाता है। जिन संस्कृति में तांबे के औजार के साथ की पत्थर से बने हुए उपकरणों का प्रचलन मिलता है साथियों, याद रखिएगा, उन्हें प्राय ताम्रपाषाणीय संस्कृति भी कहा जाता है। तो ये हम लोग जब सिंधु घाटी सभ्यता पढ़े थे तो साथियों यह हम लोग याद था, हम लोग पढ़े थे उसमें। ठीक है, उससे पहले जब पूरा हम लोग प्राचीन भारत के प्रागैतिहासिक ऐतिहासिक काल पढ़ रहे थे तो ये सब चीज़ पढ़े थे ना, ताम्रपाषाण क्या होता है, लौह पाषाण काल क्या होता है, ये सब चीज़ पढ़े थे। चलिए आगे है, हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों का सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था साथियों, याद रखिएगा। हड़प्पा की बात की जा रही है तो हड़प्पा में मिट्टी के जो बर्तन थे साथियों वह लाल रंग का था। ठीक है, लाल रंग का था साथियों, यह प्रश्न कई बार हम बता चुके हैं आपको। चलिए इसके बारे में कुछ समझते हैं तो यहाँ ध्यान दीजिएगा साथियों। हड़प्पा निवासी मिट्टी के बर्तनों का व्यापक पैमाने पर क्या करते थे, निर्माण करते थे। प्रारंभिक हड़प्पा सभ्यता पर पैर से चालित चाक का प्रयोग किया जाता था साथियों। क्या बताया जा रहा है, जो पैर से बर्तन बनते थे ना तो पैर से उसको चाक किया जाता था, मतलब पूरा मिट्टी को पैर से मरदा जाता था। ठीक है, उसके बाद कह रहा साथियों कि परिपक्व हड़प्पा के तौर में हाथ से चलित चाकों का प्रयोग किया जाता था साथियों। डिजाइन के आधार पर इन बर्तनों का दो श्रेणी में था। ठीक है, एक तो बिना डिजाइन वाले बर्तन था और दूसरा चित्रित वाला, ठीक है, जिस पर चित्र रहता था। यहाँ से एक चीज़ इंपॉर्टेंट है साथियों कि यहाँ से क्या निकल रहा है, तो यहाँ से चित्रकला के विशेषता को भी हम लोग ध्यान में रखेंगे। ठीक है, मृत भांडों को बनाने वाली मिट्टी में रेत का मिश्रण किया जाता था, जिनको पकाने पर यह हल्के भूरे लाल रंग का रूप ग्रहण कर लेती थी साथियों। और आज भी आप देखेंगे जब मिट्टी के बर्तन को आप आग पे रखेंगे तो थोड़ा सा वो ब्राउन कलर का हो जाएगा साथियों, यह आज भी देखने को मिलता है। इन मृत भांड से के ऊपरी हिस्से को लाल रंग की पुताई कर दी जाती थी तथा निचले हिस्से में काले रंग की क्या करते थे, विभिन्न प्रकार की चित्रकारी की जाती थी। इस चीज़ को याद रखेंगे। नेक्स्ट है साथियों सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग में पड़ता है, तो याद रखेंगे साथियों यह किस युग में पड़ता है, तो यह पड़ता है साथियों आपका आदि ऐतिहासिक युग में पड़ता है। ठीक है, आदि ऐतिहासिक काल में पड़ता है साथियों, इसे याद रखेंगे। ऐतिहासिक काल का निर्धारण पठनी लेखन कला के ज्ञान के आधार पर होता है साथियों, याद रखेंगे। ठीक है, ऐतिहासिक काल के जो निर्धारण होते हैं उस किस आधार पर होते हैं कि पढ़नी लिखनी की व्यवस्था के आधार पर होते हैं। जो व्यक्ति जो समय में जो लोग पढ़ रहे थे उसे ऐतिहासिक काल कहा गया है, जो में नहीं पढ़ रहे थे साथियों तो इस क्रम में बांटा गया है। आगे हम लोग बात करें साथियों तो लेखन कला के ज्ञान के से पहले का कालखंड प्रागैतिहासिक ऐतिहासिक काल कहा जाता है साथियों, इस चीज़ को याद रखिएगा। भारतीय इतिहास में 250 BC से 600 BC का कालखंड आदि ऐतिहासिक काल माना जाता है साथियों। और सिंधु सभ्यता आदि ऐतिहासिक काल की सभ्यता है, क्योंकि यहाँ पर जो थे लेखन कला का ज्ञान था परंतु इसे पढ़ा नहीं गया था साथियों, इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है, तो याद रखिएगा साथियों उसकी सबसे महत्वपूर्ण विशेषता जो है वह है कि वह पक्की ईंट से बनी इमारत थी साथियों। क्या थी, पक्की ईंट से बनी इमारत थी, इस चीज़ को याद रखिएगा। इसके बारे में समझने का प्रयास करते हैं तो सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख विशेषता नगर नियोजन को माना जाता है साथियों। यहाँ नगर और कस्बे एक निश्चित नियोजन के अनुसार बसाए जाते थे। पक्की ईंट से बनी इमारत में मोहनजोदड़ो का विशाल स्नानगार व अन्नागार प्रमुख थे साथियों, याद रखिएगा। इनकी सतह पर पक्की ईंटों की होती थी जिसे जिप्स तथा मोटारों द्वारा जोड़ा गया था साथियों, इस चीज़ को याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करें साथियों तो नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा का बंदरगाह था साथियों, याद रखिएगा। तो आपको यह प्रश्न ऑलरेडी पता होगा साथियों कि याद रखिएगा वह लोथल था। लोथल क्या था साथियों, तो लोथल एक बंदरगाह भी था। अब यहाँ ध्यान देते हैं हड़प्पन नगर लोथल गुजरात के अहमदाबाद जिले में भोगवा नदी के किनारे स्थित है साथियों। और यहाँ की सर्वाधिक महत्वपूर्ण उपलब्धि हड़प्पा कालीन बंदरगाह थी, इस चीज़ को ध्यान में रखेंगे। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करें साथियों तो नेक्स्ट कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में है, तो ध्यान दीजिएगा साथियों वह लोथल है। अभी जस्ट हम लोग ऊपर के सेक्शन में पढ़ चुके हैं। आगे बात करें साथियों तो आगे कह रहा है आपका क्या कह रहा है साथियों, आगे प्रश्न है आपका निम्नलिखित में से
किस हड़प्पा कालीन स्थल से टेराकोटा का हल प्राप्त होता है। साथियों, यह टेराकोटा का जो हल है यह बहुत ही फेमस है और बहुत बार यह प्रश्न पूछा गया है। तो याद रखिएगा साथियों, यह कहाँ से होता है, तो ध्यान देंगे यह साथियों, यह कहाँ से होता है, तो यह बनावली से होता है। बनावली से होता है साथियों, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, बी नंबर प्रश्न। ठीक है, बी नंबर ऑप्शन है साथियों, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। हरियाणा के फतेहाबाद जिले में स्थित बनावली के से टेराकोटा का हल क्या होता है साथियों, प्राप्त होता है। इस चीज को भी ध्यान में रखेंगे। निम्न में से किस हड़प्पा नगर में जूते हुए खेत के निशान मिले हैं साथियों, तो इसको ध्यान में रखिएगा। कहाँ से मिले हैं, तो कालीबंगा से मिले हैं। और कालीबंगा कहाँ है, तो ध्यान दीजिएगा साथियों, प्रश्नगत हड़प्पा सभ्यता के स्थलों में से खसम खास की खाड़ी निकट स्थल लोथल के गोदीवारा के साक्ष्य मिले हैं साथियों। राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में नग्गर नदी के किनारे स्थित कालीबंगा से जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं। और गुजरात के धोलावीरा से हड़प्पा लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्हों वाला एक शिलालेख भी मिला साथियों, यह भी याद रखेंगे। ठीक है, शिलालेख के फतेहाबाद जिले में स्थित बनावली से पक्की ईंट की बनी हुई क्या मिली साथियों, तो हुई हल की प्रकृति भी मिली है, यह भी याद रखेंगे। देखिए कितना ज़्यादा आपको यह पूर्वावलोकन में फायदा हो रहा है साथियों। एक प्रश्न से आपको कितना ज़्यादा क्वेश्चंस उसके बारे में हल हो रहे हैं। आने वाले भविष्य में ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, इसके बारे में भी आपको आइडिया लग रहा होगा। चलिए आगे हम लोग बात करें साथियों, तो निम्नलिखित में से कौन हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो के उत्खनन से संबंधित है। साथियों यहाँ ध्यान दीजिएगा कौन सा संबंधित है। एक है आर.डी. बनर्जी, के.एन. दक्षिण और उसके बाद है साथियों आपका एस वत्स व बी.एन. स्मिथ। तो साथियों इसका सही आंसर हो जाएगा बी.एस. स्मिथ, इसका सही आंसर हो जाएगा। यह प्रश्न 2015 में पूछा गया प्रश्न है साथियों, याद रखिएगा इस चीज़ को भी। ठीक है, वर्ष 1951 साथियों, वर्ष 1921 में दयाराम साहनी ने हड़प्पा का सर्वेक्षण किया था, यह आप सभी को पता होगा। वर्ष 1926-27 से वर्ष 1933-34 में माध्यारोप स्वरूप वत्स हड़प्पा के उत्खनन कार्य से संबंधित रहे। मोहनजोदाड़ो की खोज साथियों सर्वप्रथम 1922 में राखलदास बनर्जी ने किया था और इसे पुरातात्विक महत्व की ओर ध्यान आकर्षित किया गया था साथियों। इसके अतिरिक्त कुछ अन्य विद्वान जैसे के.एन. दीक्षित, अर्नेस्ट मेके और आर.एल. स्टील, ए. घोष और साथियों जे.पी. जोशी आदि ने भी इस सभ्यता की खोज में महत्वपूर्ण योगदान दिया था, यह भी बात आप याद रखिएगा साथियों। इतना ही बताया जाता है। मोहनजोदाड़ो की खोज किसने किया था, तो राखलदास बनर्जी। आप आर.एस. शर्मा का बुक उठाकर देखिए साथियों, वहाँ भी यही बताया जाता है। लेकिन इस चीज़ों को भी याद रखिएगा साथियों कि इनका भी योगदान था। आगे है कि आगे क्या है साथियों, बोगज कोई का महत्व इसलिए है, किस लिए साथियों, ध्यान दीजिएगा। वहाँ से अभिलेख प्राप्त हुए हैं तथा उनमें वैदिक देवी एवं देवताओं का भी वर्णन मिलता है साथियों, इसलिए इस स्थान का क्या है, महत्व है। चलिए अब इस स्थान के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। तो साथियों ध्यान दीजिएगा, बोगज कोई एशिया इमारत में से 14वीं शताब्दी ईसा पूर्व के कुछ अभिलेख मिले हैं। इस अभिलेख में ऐसे राजाओं का उल्लेख आया है जिनके नाम आर्यों जैसे थे, जो सिंधिया के साक्ष्य तथा रक्षा के लिए इंद्र, मित्र, वरुण एवं नासत्य देवताओं का आवाहन करते थे। और इनसे ज्ञात होता साथियों कि वैदिक आर्य ईरान से होकर ही क्या आए थे, भारत आए थे। चलिए नेक्स्ट हम लोग प्रश्न की बात करें साथियों, तो नेक्स्ट है आपका क्या है, प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया था साथियों, यह भी प्रश्न आपके सामने है। और इसका सही आंसर हो जाएगा साथियों परुष्णी नदी कहाँ है साथियों, या आप लोग थोड़ा कमेंट में बताइएगा। चलिए यहाँ ध्यान देते हैं, 10 राज्य युद्ध, 10 राजाओं का युद्ध, 10 राज्य युद्ध किसे कहा जाता है, तो 10 राजाओं का युद्ध को 10 राज्य युद्ध कहा जाता है, जो कि परुष्णी नदी। वर्तमान में साथियों यह रावी नदी को ही परुष्णी नदी कहा जाता था प्राचीन में। ठीक है, परुष्णी नदी के तट पर लड़ा गया था साथियों, जिसे भरतों के राजा सुदास ने 10 राजाओं के संघ युद्ध को हराया था। किसे हराया था, एक संघ को हराया था। और इस संघ में आर्यों के प्रमुख जन तथा 5 लघु जनजातियों का समूह सम्मिलित था साथियों, जिनको पुरोहित विश्वामित्र भी कहा जाता है साथियों, इसे याद रखेंगे। इन 5 जो राजाएं थे वह इस प्रकार से आप देख सकते हैं साथियों, अनु, धूद, युद्ध, पुरुष और तुर्वसु। ठीक है, चलिए आगे हम लोग बात करते हैं। तो आगे साथियों क्या है आगे कि ऋग्वेद काल, 1 मिनट साथियों, 1 सेकंड थोड़ा दीजिएगा। चलिए आगे क्या है साथियों, आगे आपका ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है, तो ध्यान दीजिएगा साथियों, कौन सा मंडल है, 9वां मंडल है। ठीक है, 9वां मंडल है साथियों। अब इसके बारे में कुछ तथ्यों को देखते हैं। तो ध्यान दीजिएगा साथियों, ऋग्वेद में कुल 10 मंडल है। नवमतम मंडल के सभी 144 मंत्र सोम को समर्पित है साथियों, यह याद रखिएगा। सोम आर्यों का मुख्य पेय था साथियों, और जिसे मुंज वंश पर्वत से प्राप्त किया गया था। ऋग्वेद के 10वें मंडल में चारों वर्णों की उत्पत्ति का वर्णन मिलता है साथियों, यह भी याद रखेंगे।
उसके बाद है साथियों कि ऋग्वेद संहिता का 9वां मंडल पूर्णतः किसको समर्पित है, तो यह भी याद रखेंगे साथियों, सोम और इस पे को क्या है साथियों, समर्पित है, जो कि हम लोग अभी इससे ऊपर वाले सेक्शन में यहाँ पे देख चुके हैं। ठीक है, चलिए आगे साथियों इसके बारे में बात करते हैं। गायत्री मंत्र किस पुस्तक से मिलता है साथियों, तो याद रखिएगा गायत्री मंत्र है जो साथियों वह कहाँ से मिलता है, तो ऋग्वेद से मिलता है साथियों, इसे याद रखिएगा। ठीक है, क्योंकि वहीं पे मंत्र का उच्चारण कहाँ होता है, ऋग्वेद में होता है। गायत्री मंत्र साथियों ऋग्वेद में उल्लेखनीय है और इसके रचनात्मक कौन थे साथियों, तो शिव मातृ थे साथियों, याद रखिएगा, शिवा मित्र थे साथियों। यह मंत्र ऋग्वेद के 3 मंडल में वर्णित है साथियों, यह भी याद रखेंगे। चलिए आगे हम लोग बात करें, तो आगे है निम्न में से किस भारतीय दर्शन के ने परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन किया था साथियों, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है और इसका सही आंसर हो जाएगा वैशेषिक। ठीक है, वैशेषिक दर्शन के अनुसार सृष्टि का निर्माण अणु से हुआ था साथियों। महर्षि कनाद इस दर्शन के क्या थे साथियों, तो प्रवर्तक थे। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न आपको बताया जा रहा है। आगे है स्वामी महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था, तो ध्यान दीजिएगा साथियों, महावीर स्वामी का जो जन्म हुआ था वह कुंडन ग्राम में हुआ था। ठीक है, चलिए इसके बारे में थोड़ा हम लोग जान लेते हैं। तो ध्यान दीजिएगा साथियों, महावीर स्वामी का जन्म कुंडन ग्राम या कुंडलपुर जो कि वैशाली में निकट है साथियों, यहाँ पे कब हुआ था, तो 599 ईसा पूर्व में हुआ था। इनकी माता त्रिशला वैशाली के लिच्छवनी गणराज्य के प्रमुख चेटक की बहन थी तथा पिता सिद्धार्थ ज्ञानत्रिक क्षत्रियों के संघ में प्रधान थे साथियों। उनके बड़े भाई नंदीवर्धन थे और कुछ प्राचीन संस्करण के अनुसार साथियों, एनसीईआरटी पुस्तकों के अनुसार कहा जाए तो महावीर स्वामी का जन्म 540 ईसा पूर्व में हुआ था और यहाँ पे आपको 599 बताया जा रहा है साथियों। तो हम लोग एनसीईआरटी को फॉलो करेंगे। ठीक है, इसी आधार पर साथियों अनेक अन्य प्रशासकों ने भी इन्हें यही जन्म तिथि अपने पुस्तक में अंकित किया है, जिसे भ्रम की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। महावीर स्वामी जी का जन्म 599 ईसा पूर्व में ही उचित है, क्योंकि महावीर क्या थे साथियों, महावीर ध्यान दीजिएगा, ऊपर हम लोग बात करते हैं, महावीर महात्मा बुद्ध के पहले के काल में है। महात्मा बुद्ध का जन्म कब हुआ था साथियों, तो 563 ईसा पूर्व में हुआ था और एनसीईआरटी के नवीनतम संस्करण में भी यह अब महावीर स्वामी का जन्म 599 में प्रकाशित किया जा चुका है। तो ध्यान दीजिएगा साथियों, 599 ही सही है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है आपका, क्या है साथियों कि महावीर जैन की मृत्यु निम्नलिखित में से किस नगर में हुई थी, तो ध्यान दीजिएगा साथियों, उनका जन्म हुआ था कहाँ, वैशाली के कुंडल ग्राम में, और मृत्यु कहाँ हुआ था साथियों, तो याद रखेंगे वहाँ पावापुरी में हुआ था। ठीक है, पावापुरी में हुआ था साथियों, ध्यान दीजिएगा। चलिए जानते हैं इनके बारे में। तो महावीर स्वामी का जन्म 1599 में हुआ है, ये तो हम लोग जान गए। वैशाली के निकट कुंडल ग्राम में हुआ था साथियों। उनके पिता सिद्धार्थ ज्ञानत्री क्षत्रिय में संघ थे और प्रधान थे, वाणिज्य संघ का एक प्रमुख सदस्य भी थे साथियों। और 527 ईसा पूर्व के लगभग 72 वर्ष की आयु में साथियों राजगीर के समीप स्थित पावापुरी नामक स्थान पर इनका क्या हुआ था, तो शरीर का त्याग हो गया था साथियों। यह भी इंपॉर्टेंट बात है। आगे हम लोग बात करें तो भगवान महावीर का प्रथम शिष्य कौन था साथियों, तो इनका प्रथम शिष्य जो था साथियों वह जामिल था। कौन था, जामिल था साथियों, इस चीज को ध्यान में रखेंगे। चलिए जानते हैं साथियों, भगवान महावीर का जन्म क्षत्रिय वंश के सिद्धार्थ के यहाँ 1599 ईस्वी में के पूर्व हुआ था साथियों। और उनकी माता का नाम यशोदा था साथियों। उनके प्रियदर्शना नामक एक क्या थे साथियों, तो एक पुत्री का उत्पन्न हुआ था। आगे हम लोग बात करें साथियों, तो उन पुत्री का विवाह जामिल के नाम से क्या हुआ था, क्षत्रिय से हुआ था। यही जामिल क्या थे साथियों, इनका दामाद थे, महावीर स्वामी का दामाद थे। इस चीज़ को जो बाद में महावीर स्वामी का अनुयायी बन गए, यह उनका प्रथम शिष्य था। और जामिल के बाद महावीर स्वामी का यह विरोधी भी बन जाता है साथियों। वहुर्तवाद नामक एक संप्रदाय की शुरुआत की जाती है। 11वीं अन्य प्रधान शिष्य जिन्हें गंधर कहा जाता है साथियों, निम्न प्रकार के थे, जिसमें इंद्रभूति, अग्निभूति, वायुभूति तीनों भाई थे साथियों। यह आर्यभक्त, सुधमर, मंडिक पुत्र, मौर्य पुत्र और अम्निक, अंचल, मैत्र तथा याद रखेंगे साथियों तथा प्रभास, ये सभी क्या थे साथियों, इनके विरोधी थे। चलिए आगे हम लोग बात करें, निम्नलिखित में से साथियों क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे पूर्वकालीन जैन ग्रंथ कहलाता है, तो ध्यान दीजिएगा साथियों कौन सा कहलाता है, तो 14 पूर्व। ठीक है, 14 पूर्व जो है साथियों यह पूर्वकालीन जैन ग्रंथ कहलाता है। 14 पूर्व प्राचीनतम ग्रंथ है साथियों। ठीक है, अंतिम नंद राजा के समय में समभुज विजय तथा भद्रबाहु संघ के अध्यक्ष थे तथा ये सभी महावीर द्वारा प्रदत्त 14 पूर्वों के विषय में जानने वाले अंतिम व्यक्ति थे साथियों। और याद रखेंगे 12 अंग में जैन सिद्धांत का संकलन प्रथम जैन सभा में किया जाता है, यह भी ध्यान दीजिएगा। चलिए आगे हम लोग बात करें। देखिए साथियों थोड़ा लॉन्ग आपका लेक्चर चल रहा है ना, तो थोड़ा सा हम भी प्रॉब्लम में हो जा रहा है, तो थोड़ा आप लोग कॉपरेट करते चलेंगे। चलिए, महात्मा बुद्ध ने अपना पहला धर्म चक्र प्रवर्तन किस स्थान पर किया था साथियों, तो ध्यान दीजिएगा कहाँ पे किए थे वह, तो वह किए थे सारनाथ में। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है साथियों, सारनाथ में किए थे।
चलिए जानते हैं इनके बारे में। तो 6 वर्ष की साधना से के पश्चात 35 वर्ष की आयु में साथियों महात्मा गौतम बुद्ध को क्या होता है साथियों, वैशाख पूर्णिमा की रात्रि को एक पीपल के वृक्ष के नीचे गौतम बुद्ध को क्या होता है साथियों, ज्ञान की प्राप्ति होती है। ठीक है, ज्ञान प्राप्ति के बाद ही साथियों वे बुद्ध कहलाए। ज्ञान प्राप्ति के पश्चात गौतम बुद्ध ने अपने मत का प्रसार प्रारंभ किया और साथियों उरुबेला से वे सबसे पहले ऋषिपतन, वर्तमान में सारनाथ में है साथियों, याद रखिएगा। ऋषिपतनम आए, यहाँ उन्होंने 5 ब्राह्मण सन्यासी को पहला उपदेश दिया, जो उनको क्या किया, छोड़कर जब चल गए थे, वही ये 5 ब्राह्मण थे साथियों, याद रखेंगे इस चीज़ को। इस प्रथम उपदेश को धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है साथियों। ठीक है, यह उपदेश क्या था साथियों, यह उपदेश क्या था, दुख के कारण, दुख का अंत व उनके समाधान से संबंधित था। इसे 4 आर्य सत्य भी कहा जाता है साथियों, यह भी इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे हम लोग बात करें तो महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाह कहाँ हुआ था साथियों, तो याद रखिएगा यह कुशीनगर में हुआ था। कहाँ हुआ था, कुशीनगर में। चलिए जानते हैं, महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया था। उनके पश्चात वे बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए कपिलवस्तु, राजगिरी, वैशाली तथा कौशल से के राज्य में चले गए थे साथियों। सबसे अधिक बौद्ध धर्म का प्रचार कौशल राज्य में ही हुआ साथियों, याद रखेंगे। कौशल नरेश प्रसेनजीत ने भी अपने परिवार के साथ बुद्ध की शिष्या ग्रहण किया था और अपना प्रचार करने हेतु वह वल्लो की राजधानी बाबा पहुँचे। वहाँ पे वह चंद नामक लोहार की आम्र वाटिका में ठहरे थे साथियों, और उनसे बुद्ध के सुखदब्ध भाव रखाने को दिया गया था। ठीक है, इसे उन्हें रक्तस्राव को हो गया और वह भयानक पीड़ा से क्या हो गया साथियों, मतलब वह पीड़ा से दुखी अति हो गए साथियों। और इस वेदना के बाद ही उनका क्या हो गया, कुशीनगर, जो कि कुशीनगर कहाँ साथियों, तो मल्ल राज्य की राजधानी था, और यहाँ पे उनका मृत्यु हो जाता है। कब, तो 483 ईसा पूर्व में 80 वर्ष की अवस्था में उनका शरीर को त्याग हो जाता है। ठीक है, बौद्ध धर्म में साथियों, बौद्ध ग्रंथों में इन्हें महापरिनिर्वाह कहा जाता है, इस चीज़ को भी ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है साथियों आपका कि त्रिपिटक किसकी धार्मिक पुस्तक है, तो साथियों यह तो इजी प्रश्न है आपका, यह किसकी पुस्तक है, तो बौद्ध धर्म की धार्मिक पुस्तक है। चलिए जानते हैं त्रिपिटक के बारे में। त्रिपिटक बौद्ध धर्म ग्रंथों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है साथियों, और बुद्ध की मृत्यु के बाद उनकी शिक्षाओं को संकलित कर 3 भागों में बांटा गया साथियों, जिसे त्रिपिटक कहा जाता है। पहला है विनय पिटक साथियों, दूसरा है सुत्त पिटक और तीसरा है अभिधम पिटक। इन 3 पिटक को अलग अलग बांटा गया है साथियों, इसीलिए इसे त्रिपिटक कहा जाता है। कोई दिक्कत किसी को? चलिए आगे हम लोग बात करें साथियों, तो त्रिरत्न या 3 रत्न जैसे सटीक ज्ञान, सच्ची आस्था और सटीक क्रिया निम्न से किससे संबंधित है साथियों? क्या वह बौद्ध धर्म है, हिंदू धर्म है, या फिर साथियों वह और कोई धर्म है? यह भी आप लोग बताते चलिएगा। क्या वह जैन धर्म है, ईसाई धर्म है, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं, एक से अधिक है साथियों? तो ध्यान दीजिएगा, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, जैन धर्म से है। ठीक है, अब यहाँ पे बात करें साथियों, जैन धर्म में मोक्ष के लिए 3 साधन आवश्यक बताए गए हैं, जो कि सम्य धारक, ठीक है, सम्यक चरित्र एवं सम्यक ज्ञान, इन तीनों को जैन धर्म में साथियों त्रिरत्न की संज्ञा दी गई है, यह भी याद रखिएगा। आगे चले हम लोग साथियों, तो आगे प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी बात बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म को क्या है साथियों, जैन धर्म में समान नहीं है? तो ध्यान दीजिएगा साथियों, कौन सा बात समान नहीं है, तो आत्मदमन साथियों, इस चीज को समझते हैं हम लोग। तो गौतम बुद्ध के मध्य मार्ग का उपेक्षा किया गया, वे मोक्ष के लिए कठोर साधना एवं काया कलेश में विश्वास नहीं करते थे साथियों। इसके विपरीत महावीर स्वामी ने मोक्ष प्राप्ति के लिए घोर तपस्या तथा शरीर त्याग की आवश्यकता को बताते थे साथियों, यह भी बात याद रखिएगा। उसी के पश्चात अगर आगे बात करें साथियों, तो बोधगया में बोधि वृक्ष अपने वंश की इस पीढ़ी का है। किस पीढ़ी का है साथियों? तो यह किस पीढ़ी का है? तो यह पंचम पीढ़ी का है। कब पीढ़ी का है? तो 5वें पीढ़ी का है। चलिए आगे हम लोग बात करें साथियों, तो आगे कुछ इसके बारे में इंपॉर्टेंट है, उसको ध्यान दीजिएगा। महाबोधि मंदिर स्थित वर्तमान बोधि वृक्ष वन नहीं है, जिसके नीचे बैठकर महात्मा बुद्ध ने ज्ञान की प्राप्ति की थी। हेनसांग के अनुसार उस मूल वृक्ष को 7वीं शताब्दी में सम्राट शशांक ने नष्ट कर दिया था साथियों, यह भी याद रखेंगे। आगे हम लोग बात करें तो इसके बाद इस स्थान पर 2 और वृक्ष रोपनी हुई और नष्ट हो गए थे साथियों। ठीक है, वर्तमान वृक्ष जिसे हम देख रहे हैं वह 5वीं पीढ़ी का है, यह भी याद रखिएगा साथियों। ठीक है, जिसे अलेक्जेंडर कनिंघम ने लगाया था। यह वृक्ष पूरी तरह संरक्षित है और केवल इसमें क्या कहते थे साथियों, केवल इसमें गिरी हुई पत्तियों को ही उठाने का अधिकार है। ठीक है, एक अन्य तथ्य के अनुसार यह वृक्ष क्रमशः 2 बार सम्राट अशोक, 1 बार पुष्पमित्र शुंग, 1 बार पूर्व वर्मा तथा अंत में कनिंघम द्वारा लगाया गया था, यह भी आप याद रखिएगा। अंततः यह 6ठी पीढ़ी की वृक्ष है साथियों, और बिहार सरकार ने पर्यटन विभाग की वेबसाइट पर इस 5वीं पीढ़ी का बताया है साथियों। तथ्यों के याद रखिएगा साथियों, तथ्यों में विवाद होने के कारण बिहार लोक सेवा आयोग ने इस प्रश्न को मूल्यांकन करने से बाहर कर दिया है, यह भी याद रखिएगा आप। चलिए आगे हम लोग बात करें
तो आगे साथियों, आगे क्या है कि बराबर की गुफाओं का उपयोग किसने आश्रय गृह के रूप में किया था साथियों। तो यह ध्यान रखिएगा, किसने किया था? तो आजीविकों ने किया था। किसने किया था? आजीविकों ने किया था। चलिए अब जानते हैं आजीविकों के बारे में। तो साथियों ध्यान दीजिएगा, मौर्य युग में पर्वत गुफाओं को काटकर निवास स्थान बनाने की कला का पूर्ण विकास हुआ था साथियों। यह इंपॉर्टेंट बात है। अशोक तथा उसके पौत्र दशरथ के समय में बराबर तथा नागार्जुनी पहाड़ी को काटकर आजीविकों के लिए आवास बनाया गया था। अशोक के समय में बराबर पहाड़ी गुफाओं में सुदामा की गुफा तथा कर्ण चौपर नामक गुफा क्या है साथियों? सर्व प्रसिद्ध है। ठीक है, इस चीज को ध्यान में रखेंगे। उसके पश्चात अगर बात की जाए साथियों, तो आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो यहाँ ध्यान दीजिएगा साथियों, इनके संस्थापक जो थे वह कौन थे साथियों? तो वह थे मखली गोसाल इनके संस्थापक थे साथियों। थोड़ा सा नाम अटपटा है लेकिन याद तो करना ही होगा आप सभी को। मखनी गोसाल साथियों, मखली गोसाल प्रारंभ में महावीर के शिष्य थे, किंतु बाद में मतभेद के चलते इन्हें महावीर की शिष्यता त्याग कर दी और आजीवक नामक क्या किया? स्वतंत्र संप्रदाय की स्थापना की। ठीक है, इनका मत क्या था साथियों? इनका मत तो नियतिवाद का कहा जाता है, जिनके अनुसार संसार की प्रत्येक वस्तु भाग्य द्वारा पूर्व नियंत्रित व संचालित की जाती है। इस पे यह बल देते थे। पाटलिपुत्र का संस्थापक कौन था साथियों? आपके सामने यह प्रश्न इंपॉर्टेंट है और इसका सही आंसर हो जाएगा साथियों, उदयन था। उदयन कौन था साथियों? तो बिंदुसार का पुत्र था साथियों, और यह अजातशत्रु इसे कहा जाता। ठीक है, अजातशत्रु का क्या था साथियों? अजातशत्रु, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, पाटलिपुत्र के स्थान अजातशत्रु के उत्तराधिकारी उदयन ने किया था। यह किस वंश का था अजातशत्रु? किसे कहा जाता है साथियों? यह आप लोग कमेंट बताएगा। चलिए, गंगा और सोन नदी से संगम पर एक किला बनाकर थी और इस मगध साम्राज्य की राजधानी राजगीर से पाटलिपुत्र स्थानांतरित किया गया। इस नगर क्या था साथियों? तो शिशुनाग वंश, नंद वंश और मौर्य वंश की भी राजधानी थी। यह भी इंपॉर्टेंट बात है। आगे हम लोग बात करें साथियों, आगे है किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र राजधानी के रूप में चयन किया गया था? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है और इसका सही आंसर हो जाएगा साथियों, उदयन द्वारा किया गया था। अभी जस्ट हम लोग ऊपर के सेक्शन में देख चुके हैं। हर्यक वंशीय शासक उदयन या उदयभद्र के शासनकाल की सर्वप्रथम घटना गंगा एवं सोन नदी के संगम पर पाटलिपुत्र नगर की स्थापना की गई थी साथियों, और उसने राजगीर से नव स्थापित नगर में अपनी राजधानी स्थानांतरित की थी। यह भी याद रखिएगा साथियों। निम्नलिखित में से किस राजा ने पाटलिपुत्र बसाया था? तो याद रखिएगा, किस राजा ने बसाया था? तो यह उदयन बसाया था। कई बार एक ही प्रश्न देखने को आपको मिल रहा है साथियों, तो इसलिए आप समझ सकते हैं कि यह प्रश्न इंपॉर्टेंट है। चलिए ध्यान दीजिएगा, मगध नरेश उदयन ने शासनकाल की सर्व प्रमुख घटना यह है साथियों कि गंगा और सोन नदी के संगम पर पाटलिपुत्र नामक नगर स्थापित किया था साथियों। उसने राजगिरी से इसी स्थान पर अपनी राजधानी स्थानांतरित की थी। यह भी याद रखेंगे। आगे हम लोग चलें तो आगे साथियों, विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया था साथियों? ध्यान दीजिएगा, किसके द्वारा किया गया था? तो यह आज का लिच्छवी गणराज्य था साथियों, इसके द्वारा किया गया था। वैशाली के लिच्छवनियों ने विश्व का पहला गणतंत्र स्थापित किया था साथियों, और वैशाली बुद्ध काल का सबसे बड़ा तथा शक्तिशाली गणराज्य था। लिच्छवनी वज्जित संघ में सर्वप्रथम थे साथियों, यह भी याद रखेंगे। ठीक है, मगध की प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी? याद रखेंगे साथियों, मगध की सबसे प्रारंभिक राजधानी थी वह राजगीर या फिर गिरिब्रज थी साथियों। ठीक है, चलिए इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। तो पुराणों के अनुसार मगध पर शासन करने वाला पहला राजवंश बृहद वंश था साथियों। इस वंश के पहले राजा बृहद्रथ का पुत्र जरासंध था। याद रखेगा, जब महाभारत आप लोग देखे होंगे तो जरासंध के बारे में आप लोग जानते होंगे। जरासंध को भीम के द्वारा क्या कहता है? मल्लयुद्ध में पराजित किया जाता है। चलिए आगे हम लोग बात करें, जिसने राज्य गिरिब्रज को अपनी राजधानी बनाया था। बौद्ध ग्रंथों के अनुसार मगध का प्रथम प्रतापी शासक बिंबिसार था। यह हर्यक वंश से संबंधित था साथियों, और इसकी मृत्यु 492 ईसा पूर्व में हुई थी। इसके पश्चात अजातशत्रु मगध का शासक बना। अजातशत्रु के पुत्र उदयन ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी साथियों? तो राजगीर से पाटलिपुत्र स्थानांतरित की थी। ठीक है, चलिए आगे हम लोग बात करें साथियों, तो आगे कुछ इंपॉर्टेंट है। थोड़ा सा एक बात बताना चाहेंगे साथियों कि ऊपर में अजातशत्रु के बारे में हम जब बता रहे थे, उदयन के बारे में बता रहे थे, तो थोड़ा सा वहां पे हम गलत बोल दिए थे। ठीक है, याद रखिएगा, बिंबिसार अजातशत्रु का पिता था। ठीक है, उदयन का दादाजी थे। चलिए आगे हम लोग बात करें, तो अजातशत्रु के वंश का नाम क्या था साथियों? अजातशत्रु का जो वंश का नाम था वह क्या था साथियों? तो हर्यक वंश था। मगध का शासक अजातशत्रु 492 से, इसका कब था? तो 460 ईसा पूर्व के आसपास से शासन रहता है। अपने पिता एवं हर्यक वंश के संस्थापक बिंबिसार था साथियों की हत्या कर राजगद्दी पर बैठता है। इसकी हत्या से भी इसके पुत्र उदयन ने कर दी थी, और इसलिए साथियों इस वंश को क्या कहा जाता है साथियों? तो
पृथहंता वंश कहा भी जाता है। चलिए अब है साथियों कि सेंड्रोकोटस के से चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान किसने किया था। तो ध्यान दीजिएगा साथियों, विलियम जोन्स ने किया था, इस बात को याद रखिएगा। विलियम जोन्स पहले विद्वान थे जिन्होंने सेंड्रोकोटस की पहचान मौर्य शासक चंद्रगुप्त मौर्य की से की थी। एरियन तथा प्लूटार्क ने चंद्रगुप्त मौर्य को एंड्रोकोटस के रूप में वर्णित किया था, जबकि जस्टिस ने क्या किया था साथियों, तो सेंड्रोकोटस चंद्रगुप्त मौर्य और सिकंदर महान की भेंट का उल्लेख भी किया था साथियों। यह भी इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे सामने आता है। चलिए आगे हम लोग बात करें तो ब्राह्मी लिपि का सर्वप्रथम किसने लिखा था। याद रखिएगा साथियों, ब्राह्मी लिपि जो है वह किसने लिखा था, तो जेम्स प्रीसेस ने लिखा था साथियों, यह भी याद रखेंगे। सर्वप्रथम 1837 ईस्वी में जेम्स प्रीसेस नामक अंग्रेज विद्वान ने अशोक के लेख ब्राह्मी लिपि का उद्घाटन किया था, किंतु उन्होंने लेखों के देवापंथी की पहचान सिंहल के राजा तीस से कर डाली। कालांतर में यह तथ्य प्रकाश में आया है कि सिंहली अनुश्रुतियों दिवसत तथा महावंश में यह उपस्थित अशोक के लिए प्रयुक्त थी। याद रखिएगा साथियों, वर्ष 1915 में मास की कर्नाटक से प्राप्त लेख में अशोक का नाम भी पढ़ लिया गया। यह चीज़ को ध्यान में रखिएगा। आगे हम लोग बात करें तो मेगास्थनीज की पुस्तक का क्या नाम था साथियों। याद रखिएगा, जो मेगास्थनीज का जो पुस्तक था वह क्या था, तो वह था इंडिका। बहुत ही यह इंपॉर्टेंट और फेमस प्रश्न है साथियों। चलिए जानते हैं, तो चंद्रगुप्त मौर्य सिकंदर का समकालीन शासक था और सिकंदर के समकालीन विदेशी लेखक निर्क्यास आनोसिक्रियम और अस्तियोबुलस तथा मेगास्थनीज थे। इस चीज़ को भी याद रखेंगे, इन सभी लेखकों को भी याद रखेंगे साथियों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जिसके विवरण चंद्रगुप्त मौर्य के विषम के सूचनाएं देते हैं। विदेशी लेखकों में मेगास्थनीज का नाम सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, जिसकी पुस्तक इंडिका मौर्य इतिहास की प्रमुख स्रोत है साथियों। चलिए आगे हम लोग बात करें तो इंडिका का लेखक कौन था। तो साथियों इंडिका का लेखक मेगास्थनीज था। ठीक है, मेगास्थनीज था। चलिए अब आगे हम लोग बात करें साथियों, तो मेगास्थनीज की पुस्तक इंडिका में पाटलिपुत्र के नगर प्रशासन का वर्णन मिलता है और इसके अनुसार पाटलिपुत्र नगर का प्रशासन 30 सदस्यों की विभिन्न समितियों द्वारा होता है साथियों। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसकी कुल 6 समितियां होती थी तथा प्रत्येक समिति में 5 सदस्य होते थे। और साथियों याद रखिएगा, समिति का कार्य बिक्री कर वसूल करना था। विक्रय कर मूल्य का 10वें भाग के रूप में वसूल किया जाता था और करों की चोरी करने वाले को मृत्यु दंड भी दिया जाता था। ठीक है, तो याद रखिएगा साथियों। आगे है आपका मेगास्थनीज दूत था। मेगास्थनीज किसका दूत था साथियों, तो ध्यान दीजिएगा, मेगास्थनीज जो था वह किसका दूत था, तो सेल्यूकस का था। ठीक है, कोई दिक्कत किसी को। चलिए आगे हम लोग बात करें इसके बारे में थोड़ा सा, तो ध्यान दीजिएगा साथियों। मेगास्थनीज सेल्यूकस निकेटर द्वारा चंद्रगुप्त मौर्य के राज्य सभा में भेजा गया था साथियों। ये क्या था, तो यूनानी राजदूत था। इसके पूर्व वह अराकोसिया के क्षत्रिय के राज दरबार में सेल्यूकस का राजदूत रह चुका था। मेगास्थनीज ने काफ़ी समय तक मौर्य दरबार में निवास किया और भारत में उसने जो कुछ भी देखा सुना उसे अपने इंडिका नामक ग्रंथ में क्या किया साथियों, तो वर्णन किया। चलिए अंतिम मौर्य सम्राट कौन था, तो ध्यान दीजिएगा साथियों, अंतिम जो मौर्य सम्राट था वह कौन था, तो वह था साथियों आपका बृहद्रथ। यह कौन था साथियों, तो यह अशोक का पुत्र था। चलिए यह क्या था साथियों, अंतिम मौर्य शासक बृहद्रथ था। बृहद्रथ की हत्या इसके सेनापति शुंगमित्र ने किया था साथियों और यह शुंग वंश की स्थापना आगे चल के करते हैं। उसके बाद है साथियों आपका किस अभिलेख में रुद्र दामन प्रथम की विभिन्न उपलब्धि वर्णित है साथियों, तो याद रखिएगा यह किसमें है, तो जूनागढ़ में है। याद रखिएगा साथियों, जूनागढ़ के बारे में थोड़ा समझते हैं। तो गुजरात के जूनागढ़ में रुद्र दामनम 130 से 150 ईस्वी के आसपास साथियों इसका वर्णन मिलता है और एक अभिलेख प्राप्त हुआ है। यह जिस शिला पर वर्णित है साथियों उसी पर अशोक के 14 प्रतापगिनी को भी एक प्रति स्कंदगुप्त के 2 लेख भी खुदे हुए थे। ठीक है साथियों, इस चीज़ को याद रखिएगा। यह विश्व संकेत भाषा का तथा ब्राह्मी लिपि में लिखा गया है, जिसमें रुद्रदाम की वंशावली, विद्युत शासक, व्यक्तित्व आदि पर सुंदर प्रकाशन किया गया है साथियों। यह अभिलेख अब तक प्राप्त संस्कृत अभिलेख में सर्वाधिक प्राचीनतम है, यह भी याद रखिएगा। आपसे पूछा जाए कि सबसे प्राचीनतम लेख संस्कृत में कौन सा है, तो याद रखिएगा साथियों इस चीज़ को। चलिए आगे हम लोग बात करें तो आगे साथियों आपके सामने निम्नलिखित राजाओं में से किसका जैन धर्म के प्रति भारी झुकाव था साथियों, तो याद रखिएगा सबसे ज़्यादा किसका झुकाव था, तो वह था साथियों खारवेल का। ठीक है, खारवेल का था, यह याद रखिएगा। कलिंग का चेदी वंशीय शासक खारवेल प्राचीन भारतीय इतिहास के महानतम सम्राटों में से एक था। उड़ीसा, जो कि ओडिशा कहा जाता है, आप प्रांत के भुवनेश्वर से 3 मील की दूरी पर स्थित उदयगिरी पहाड़ी की साथियों याद रखिएगा हाथी गुफा के उसका एक
बीना तिथि का अभिलेख प्राप्त हुआ है। यह अभिलेख खारवेल का इतिहास जानने का एकमात्र स्रोत है और इसका जैन धर्म के प्रति भारी झुकाव है साथियों, यह भी याद रखेंगे। हाथी गुफा प्राकृतिक भाषा में है। आगे बात करें तो आगे साथियों कलिंग नरेश खारवेल का संबंध था किससे? महावेग वाहन वंश से, चेदी वंश से, या फिर साथियों सतवाहन वंश से, रटभोजक वंश से। उपयुक्त में से कोई नहीं या फिर सभी। तो साथियों याद रखिएगा इसका सही आंसर ई हो जाएगा। उपयुक्त में से कोई नहीं या फिर सभी हो सकता है, तो सभी वंश से तो होगा नहीं, मतलब कोई नहीं होगा। चलिए इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। तो कलिंग के चेदी राजवंश का संस्थापक महावेगवाल नामक व्यक्ति था साथियों। अंततः इस वंश का नाम महावेगवाहन वंश ही पड़ गया। इस वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक खारवेल हुआ। खारवेल के इतिहास अध्ययन का एकमात्र साधन साथियों हाथी गुफा अभिलेख है। तो इस चीज को याद रखिएगा, आपसे पूछा जा सकता है। प्राचीन भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है साथियों? तो ये तो बहुत ही फेमस प्रश्न है साथियों। यह किसे कहा जाता है? तो यह समुद्रगुप्त को कहा जाता है। ध्यान दीजिएगा साथियों, इतिहासकार विशेष स्मिथ ने अपनी रचना अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया में समुद्रगुप्त की वीरता एवं विजयों पर मुग्ध होकर उसे भारतीय नेपोलियन की संज्ञा दी है साथियों, यह भी याद रखेंगे। कौन दिया है? तो याद रखिएगा साथियों विसेट स्मिथ दिया है। कि अपनी पुस्तक का नाम उसका बताइएगा साथियों, तो अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया में उसे कहा गया है। चलिए समुद्रगुप्त की विजय का वर्णन प्रयाग प्रगति में मिलता है और इसके अभिलेख कौन थे साथियों? इसके लेख कौन थे? तो हरिसेन थे। चलिए आगे हम लोग बात करें। चलिए नेक्स्ट प्रश्न क्या कर रहा था साथियों कि गुप्त सम्राट जिसने ह्यूनों को पराजित किया साथियों यह कौन था? तो याद रखिएगा साथियों यह कौन था? तो यह स्कंदगुप्त था। चलिए स्कंदगुप्त के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। तो ह्यूनों का पहला भारतीय आक्रमण साथियों गुप्त सम्राट स्कंदगुप्त के शासनकाल में हुआ था साथियों, ठीक है। तथा स्कंदगुप्त के हाथों से यह बुरी तरह पराजित हुआ था। यूएस राय के अनुसार इस ह्यून आक्रमण का नेता साथियों कौन था? तो खुश नेवाज था साथियों। यह आक्रमण एक धावा मात्र रहा और देश के ऊपर इसका कोई भी तात्कालिक प्रभाव नहीं पड़ा था। इस चीज़ को ध्यान में रखेंगे। किंतु परोक्ष रूप से इस गुप्त साम्राज्य के पतन की गति को तेज किया गया और स्कंदगुप्त साथियों की मृत्यु के बाद 5वीं शताब्दी के अंत तक 6ठी शताब्दी के प्रारंभ में उत्तरी पश्चिमी क्षेत्रों में क्या हुआ साथियों? ह्यूनों पर कब्जा हो गया। ह्यूनों को कब का कब्जा हो गया साथियों? आगे देखते हैं। तो किस प्रकार की भूमि को अपरहत कहा जाता है साथियों? ध्यान दीजिएगा, किस प्रकार की भूमि को कहा जाता है? तो बिना जोती हुई जंगली भूमि को क्या कहा जाता है साथियों? तो अपरहत कहा जाता है, ठीक है। चलिए आगे हम लोग बात करें साथियों। तो आगे है आपका चीनी यात्री सिंग यून ने भारत की यात्रा की थी। कब की थी साथियों? तो ध्यान दीजिएगा यह जो है यह कब की थी? तो 515 ईस्वी से लेकर 520 ईस्वी के आसपास यह की थी। चीनी यात्री सिंग यून 1518 ईस्वी में भारत आया और इसने अपने 3 वर्षों की यात्रा में बौद्ध धर्म की प्रतिज्ञा एकत्रित की साथियों, यह भी इंपॉर्टेंट एक बात है। चलिए हर्षवर्धन के शासनकाल में साथियों किस चीनी यात्री ने भारत की यात्रा की थी? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न साथियों और इसका सही आंसर हो जाएगा आपका कौन सा? तो याद रखिएगा साथियों हेनसांग, ठीक है। आगे हम लोग बात करें साथियों। तो हर्षवर्धन के शासनकाल में सर्व प्रमुख घटना चीनी यात्री हेनसांग के भारत आगमन थी, ठीक है। उसकी उत्कट अभिलाषा महात्मा बुद्ध चरण चिन्हों द्वारा पवित्र किए स्थानों को देखने एवं पवित्र बौद्ध ग्रंथ का अध्ययन करने की थी, जो कि आगे चलकर साथियों उन दिनों भारत में सुलभ थे। ध्यान दीजिएगा साथियों, इन उद्देश्यों की पूर्ति हेतु उसने सांग शासकों की राजधानी चंगन से भारतवर्ष के लिए 629 ईस्वी में प्रस्थान किया था। अपनी भारत यात्रा के ऊपर उसने साथियों एक ग्रंथ लिखा है जिसे क्या कहा जाता है? तो सीयू की कहा जाता है। आगे हम लोग बात करें साथियों। तो आगे है कलहन की पुस्तक का नाम क्या है साथियों? कलहन की पुस्तक का नाम क्या है? तो याद रखिएगा साथियों कलहन की जो पुस्तक है उसकी नाम है आपका पुराण। क्या साथियों? साथियों पुराण नहीं होगा, क्षमा चाहेंगे। उसका क्या साथियों? तो राज तरंगनी। याद रखिएगा साथियों राज तरंगनी है। कलहन के राज तरंगनी में कश्मीर का इतिहास लिखा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है साथियों, याद रखिएगा। कश्मीर का इतिहास जानना है तो राज तरंगनी को पढ़ना होगा। चलिए आगे हम लोग बात करें। इस ग्रंथ की रचना कलहन के जय सिंह के शासनकाल में पूर्ण किया था साथियों और चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री चाणक्य के राजनीतिक शासन पर प्रसिद्ध ग्रंथ अर्थशास्त्र की रचना भी इसमें उस समय हुआ था। चलिए आगे हम लोग बात करें साथियों। तो आगे अनंतपुर शिक्षा केंद्र निम्न में से किस राज्य में अवस्थित है साथियों? तो याद रखिएगा इसका सही आंसर हो जाएगा आपका साथियों बिहार, ठीक है। अपना बिहार जो है साथियों इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए जान लेते हैं थोड़ा। तो अनंतपुर जिसे उदयपुर भी कहा जाता है साथियों, प्राचीन भारत में एक प्रमुख शिक्षा केंद्र था और यह साथियों बिहार राज्य में अवस्थित है। इसकी स्थापना पाल वंश के द्वारा किया गया था साथियों, याद रखिएगा। पाल वंश का गोपाल ने किया था। चलिए कर्नाटक वंश के संस्थापक कौन थे साथियों? तो कर्नाट वंश के संस्थापक कौन थे? तो याद रखिएगा इनके सही आंसर हो जाएगा साथियों आपका नान्यदेव। साथियों कर्नाट वंश के संस्थापक नान्यदेव थे और एक महान योद्धा भी थे साथियों। नान्यदेव ने कर्नाटक की राजधानी सिमरौगढ़ को बनाया था। कर्नाटक वंश का शासनकाल
साथियों ध्यान दीजिएगा, मिथिला का स्वर्ण युग भी कहा जाता है इसे। चलिए आगे हम लोग बात करें तो आगे है साथियों आपका कर्नाट वंश का अंतिम शासक कौन था। कर्नाट वंश का अंतिम जो शासक था साथियों वह कौन था, तो वह हरि सिंह था साथियों, यह भी याद रखेंगे। चलिए आगे हम लोग बात करें, कर्नाट वंश के अंतिम शासक हरि सिंह देव थे। यह कला और साहित्य के महान संरक्षक थे साथियों, और इन्होंने पंजी व्यवस्था की शुरुआत की थी। रजिस्ट्रेशन जो अभी आप लोग देखते हैं कि किसी भी चीज़ के लिए रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है साथियों, तो यहाँ याद रखिएगा इन्होंने पंजीकरण व्यवस्था की शुरुआत की थी। चलिए आगे हम लोग बात करें साथियों तो आगे है, किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से अद्भुत अधोगृहित हुआ था साथियों, तो याद रखिएगा यह किस के हुआ था, तो याद रखिएगा साथियों यह हुआ था धर्मशास्त्र के समय में। ठीक है, धर्मशास्त्र के समय में साथियों चार वर्ण ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य एवं शूद्र का अति समाज में अन्य अनेक जातियों यथा अष्टमठ रुद्र निषाद मगध वेद वेदक रथकार आदि का अनिवार्य अनुलोम एवं प्रतिलोम विमान के फलस्वरूप हो गया था। पाणिनि ने साथियों दो प्रकार के शूद्रों का उल्लेख किया साथियों, निवृ और अनिवर्णनीय। इसमें दो पहले प्रकार को शूद्र और अपृष्ट माना जाता है साथियों, इस चीज को याद रखेंगे। आगे हम लोग बात करें साथियों तो याद रखिएगा कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी, तो साथियों इसका सही आंसर हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा साथियों, इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी अर्थात कश्मीर। साथियों बौद्ध धर्म की चौथी और अंतिम संगीत जो हुआ था वह कुषाण शासक के शासनकाल कुषाण शासक के कनिष्क के राज्य काल में कश्मीर के कुंडल लवन में हुआ था साथियों, इस चीज को याद रखें। इसके अध्यक्ष वसुमित्र थे और अफसोस इसकी उपाध्यक्ष थे साथियों। आगे हम लोग बात करें तो आगे कुछ और भी है साथियों, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे आगे साथियों प्रथम बौद्ध संगीत के अध्यक्ष कौन थे, ध्यान दीजिएगा साथियों प्रथम बौद्ध संगीत के जो अध्यक्ष थे वह कौन थे, तो वह थे साथियों आपका महाकश्यप। ठीक है, महाकश्यप थे साथियों, इनके बारे में याद रखिएगा। चलिए आगे हम लोग बात करें तो भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद पहली बौद्ध संगीत हुई थी, कहाँ हुई थी बच्चे, तो याद रखेंगे। ठीक है, सॉरी बच्चे नहीं बोल सकते हैं, क्षमा चाहेंगे साथी, कहाँ हुई थी, तो याद रखिएगा इसका सही आंसर हो जाएगा आपको राजगीर में हुई थी साथियों, राजगीर में हुई थी। ठीक है, चलिए बौद्ध धर्म के जीवन की चार महत्वपूर्ण घटनाएं और उनमें संबंध चार स्थान का नीचे उल्लेख है। यह दो स्तंभ, एक स्तंभ और दो में अंकित है, आपको इसका सुमेलित करना है। चलिए बताते जाइए साथियों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सही आंसर इसका क्या होगा, तो ध्यान दीजिएगा साथियों इसका सही आंसर होता है प्रथम प्रवचन। ठीक है, चलिए इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। तो महात्मा बुद्ध का जन्म 1563 ईस्वी में कपिल वस्तु के समीप साथियों लुम्बिनी वन में हुआ था। बोध गया में वैशाख पूर्णिमा की रात को उन्होंने ज्ञान की प्राप्ति हुई थी और काशी के ऋषिपत्तनम सारनाथ में उन्होंने क्या था साथियों, तो प्रथम उपदेश दिया था। कुशीनगर में उनका निधन हुआ जिसे बौद्ध साहित्य में महापरिनिर्वाण कहा जाता है। चलिए आगे हम लोग बात करें साथियों तो बौद्ध गया में किसे ज्ञान प्राप्ति हुई थी, ध्यान दीजिएगा साथियों बौद्ध गया में जो किसे ज्ञान प्राप्ति हुई थी वह किसे हुई थी, तो गौतम बुद्ध को ही थी साथियों, ये भी याद रखिएगा आप लोग। ठीक है, बौद्ध गया में महाबोधि मंदिर बनाया गया था, तो साथियों याद रखिएगा जो बनाया गया है मंदिर बोधि मंदिर वह कब है साथियों, तो किसके द्वारा है, तो याद रखिएगा गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति हुआ था इसलिए वहाँ मंदिर बनाया गया साथियों। चलिए थोड़ा सा इसके बारे में हम आपको बता दें तो बौद्ध गया में 6 वर्ष की साधना के पश्चात 35 वर्ष की आयु में साथियों महात्मा बुद्ध के वैशाख पूर्णिमा की रात में क्या हुआ, तो पीपल ब्रिज के साथियों नीचे में ज्ञान की प्राप्ति हुई। इस स्थल को साथियों मंदिर का निर्माण सम्राट अशोक ने 3री शताब्दी में करवाए थे साथियों, यह भी याद रखेंगे, परंतु इसका वर्तमान स्वरूप 5वीं शताब्दी में निर्मित हुआ था। यह मंदिर पूरी तरह से ईंटों से निर्मित है और वर्ष 2002 में साथियों इसको यूनेस्को में विश्व धरोहर स्थल पर शामिल किया गया है, यह भी याद रखेंगे। चलिए आगे हम लोग बात करें साथियों तो आगे है कि गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान किस राजा ने के युग में मिला था साथियों, तो याद रखिएगा वह किस शासक के युग में मिला होगा, तो याद रखिएगा साथियों कनिष्क के शासनकाल में मिला था। कनिष्क के शासनकाल में साथियों संपान चतुर्थ बौद्ध संगीत के में बौद्ध धर्म के हीनयान एवं महायान नामक दो स्पष्ट एवं स्वतंत्र संप्रदाय में विकसित हो गया था और महायान शाखा में बौद्ध को देवता का रूप माना गया था साथियों, उसी की पूजा की जाने लगी थी और इसी के साथ अनेक बौद्धिस्ट भी इसे पूजा की करते हैं साथियों, इस चीज़ को ध्यान में रखेंगे। आगे हम लोग बात करें तो आगे है ईसा पूर्व 6ठी सदी में विश्व की सर्वप्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था कहाँ थी साथियों, तो याद रखेंगे कहाँ थी, तो यह थी साथियों आपकी वैशाली में। ठीक है, आगे हम लोग बात करें तो आगे साथियों याद रखिएगा ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में विश्व की प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था वैशाली में थी साथियों। वस्तुतः 6ठी शताब्दी में साथियों जहां महाजनपदों में राजतंत्रात्मक व्यवस्था थी वहीं वज्जी तथा मल नामक 2 राज्यों में क्या था साथियों, तो गणतंत्रात्मक व्यवस्था थी, इस चीज को ध्यान में रखेंगे। 16 महाजनपद की सूची उपलब्ध है साथियों, कहाँ पे, तो क्या महाभारत में है या फिर अंगुत्तर निकाय में है या फिर साथियों कहाँ है, या फिर देखिएगा कहाँ पे है साथियों, तो छांदोग्य उपनिषद में है, संयुक्त निकाय में है, तो ध्यान दीजिएगा साथियों ये कहाँ है, तो यह ऑप्शन नंबर बी अर्थात कहाँ था साथियों, तो याद रखिएगा यह कहाँ है,
अंगुत्तर निकाय में है। ठीक है, चलिए इसके बारे में थोड़ा हम लोग जान लेते हैं साथियों। याद रखिएगा बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय में 16 महाजनपद की क्या है साथियों, 16 महाजनपद की सूची उपलब्ध है। इनमें 16 महाजनपद कहा गया है साथियों। एक है अंग, दूसरा है मगध, काशी, कौशल, वज्जी, मल्ल, चेदी, वत्स, कुरु, 5 मसत्य, सूरसेन, अस्म व अवंती, गंधार और कंबोज। इस तरह से है साथियों, इस चीज़ को ध्यान में रखेंगे। आगे हम लोग बात करें तो नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना का युग क्या था साथियों, तो याद रखेंगे इसका जो युग था, इसके शासनकाल में कौन थे साथियों, तो यह भी याद रखेंगे पहले कि इसके कौन थे, तो याद रखेंगे गुप्त साथियों। और आगे हम लोग बात करें तो नालंदा एक विख्यात बौद्ध पीठ एवं विश्वविद्यालय था और यह दक्षिण बिहार में राजगीर के निकट स्थित था। इसमें ध्यान संबत 12 गांव और साथियों ग्राम में दूर तक आज भी बिखरे हुए हैं। याद रखिएगा साथियों, 5वीं शताब्दी के मध्य गुप्तों के समय में नालंदा विश्वविद्यालय अवस्थित में आया था। सर्वप्रथम कुमार गुप्त प्रथम ने नालंदा बौद्ध विहार को दान में दिया था और बाद में बुद्ध गुप्त तथा गुप्त साथियों तथा क्या था तथा गुप्त तथा बालादित्य नामक गुप्त शासकों ने इसे विहार का दान दिया था साथियों, यह भी याद रखेंगे। नालंदा विश्वविद्यालय किस लिए विश्व प्रसिद्ध है, तो याद रखेंगे साथियों किस लिए है, तो यह साथियों याद रखेंगे बौद्ध धर्म के दर्शन हेतु विश्व प्रसिद्ध है। साथियों मेरा पूरा सर दर्द कर रहा है, मेरा पूरा मुंह दर्द कर रहा है साथियों, तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि सेशन को शेयर कर दें, लाइक कर दें और एक बार सब्सक्राइब चैनल को जरूर कर लें साथियों, बहुत ही ज़्यादा आपके लिए मेहनत करना पड़ता है। चलिए, मध्यकालीन भारत में मनसबदारी व्यवस्था क्यों लागू की गई थी साथियों, याद रखिएगा। तो मनसबदारी व्यवस्था क्यों लागू की गई थी, तो याद रखिएगा साथियों सैनिक की सुगमता के लिए भर्ती हेतु साथियों इसे मनसब व्यवस्था को लागू की गई थी। चलिए इसको समझते हैं। तो मनसबदारी व्यवस्था एक विशिष्ट प्रशासनिक व्यवस्था थी साथियों, जिसका प्रचलन मुगल शासक अकबर के द्वारा किया गया था। मनसब द्वारा 3 बात निर्धारित होती थी साथियों। पहला पदाधिकारी का वरीयता क्रम, दूसरा वेतना तथा तीसरा सैनिक उत्तरदायित्व। सैनिक उत्तरदायित्व में मनसबदार को अपने मनसब से अनुसार सैनिक को रखना पड़ता था। इस व्यवस्था को राज्य ने सैनिक के प्रत्यक्ष भर्ती और रख रखाव के उत्तरदायी के लिए किया था साथियों, यह भी याद रखिएगा आप लोग। आगे साथियों कि नीचे 2 व्यक्त किए गए हैं जिनमें एक कथन और दूसरा कथन, एक कथन ए और दूसरा कथन आर, ये दोनों को ध्यानपूर्वक पढ़ें। पहला कथन क्या है ए, 12वीं शताब्दी के अंत तक नालंदा महावीर का पतन हो गया था। दूसरा आर जो है साथियों उसका है महाविहार को राजकीय प्राश्र मिलता है, बंद हो गया था साथियों। क्या है इसका सही कथन, इस पर हम लोग थोड़ा सा ध्यान देते हैं। तो इसका सही हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर बी। क्या कह रहा है आपका, तो क्या कह रहा है साथियों दोनों ए और आर दोनों सही है, परंतु ए आर और ए की सही व्याख्या नहीं की गई है। अब सही व्याख्या क्या है, थोड़ा यहाँ ध्यान दीजिएगा आप लोग। नालंदा में एक विख्यात बौद्ध पीठ एवं विश्वविद्यालय था साथियों, इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। यह दक्षिण बिहार में राजगीर, वर्तमान में राजगिरी के निकट स्थित थी साथियों, और 5वीं सदी के मध्य गुप्तों के समय में इसकी स्थापना की गई थी। विश्वविद्यालय अस्तित्व में आया था। 12वीं सदी के अंत में तक मुस्लिम आक्रमण के फलस्वरूप महावीर का पतन हो गया था साथियों, और बंगाल के पाल शासक द्वारा विक्रमशिला विश्वविद्यालय को संरक्षण देने हेतु फलस्वरूप नालंदा का महत्व घटने लगा था। यह भी बात आप लोग याद रखेंगे। आगे है कि प्रथम मगध सम्राट का उत्कर्ष किस शताब्दी में हुआ था, तो याद रखेंगे साथियों किस शताब्दी में हुआ था, तो इसका याद रखेंगे 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में हुआ था साथियों। ठीक है, जो प्रथम मगध साम्राज्य के महत्ता है साथियों, वास्तविक साम्राज्य संस्थापक बिंबिसार था साथियों, इस चीज़ को याद रखेंगे। मगध की राजधानी कौन सी थी, तो मगध की राजधानी साथियों कौन सी थी, इस चीज़ को आप लोग जरा फटाफट बताइए साथियों। मगध की जो राजधानी थी साथियों वो कौन सी थी, तो याद रखिएगा साथियों मगध की राजधानी आपका कौन है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर सी, गिरिब्रज। ठीक है, बहुत बार बता दिया गया है इस प्रश्न को। तो आगे हम लोग चलते हैं। प्राचीन महाजनपद मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी साथियों, प्राचीन महाजनपद मगध की राजधानी कौन सी थी, क्या वो पाटलिपुत्र थी, वैशाली थी, या फिर साथियों कौन सी थी, ध्यान दीजिएगा चंपा थी, अंग थी, बताइए इसमें से उपयुक्त में से कोई नहीं थी। इसका सही आंसर क्या होगा साथियों बताइए, इसका सही आंसर इनमें से कोई नहीं या फिर इसमें से अधिक, इसमें से कौन सा हो जाएगा साथियों। ऐसे तो ई बताया जा रहा है, लेकिन आप लोग कमेंट करके पर्सनली बताइए कि इनमें से कौन होगा। नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश के ने शासन किया था साथियों, नंद वंश के बाद जो थे वह मगध पर किस वंश ने शासन किया था, तो याद रखिएगा साथियों मौर्य वंश ने किया था। ठीक है, नंद वंश की स्थापना शिशुनाग वंश का अंत करके की गई थी, और साथियों याद रखिएगा नंद वंश में कुल 9 राजा थे साथियों, इस चीज़ को भी याद रखिएगा। चलिए आगे हम लोग बात करें साथियों, उससे पहले थोड़ा सा और बता दें आपको कि नंद वंश में जनता से बलपूर्वक धन वसूलन और छोटी छोटी वस्तुओं पर भारी कर लगाने के कारण जनता शासकों के विरुद्ध हो गई थी और चारों ओर घृणा असंतोष का वातावरण व्याप्त था। इसी काल का लाभ उठाकर चंद्रगुप्त मौर्य ने एवं चाणक्य ने धनानंद की हत्या की और साथियों नंद वंश का अंत हो गया, और स्पष्ट है कि ये विकल्प इसका सही उत्तर होगा। चलिए आगे बात करें। चलिए आगे हम लोग बात करते हैं साथियों प्रश्न नंबर 71 की, जिसके
ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है वह है कौन सा है साथियों? तो वह है विशाखापत्तनम। ठीक है साथियों, ध्यान दीजिएगा, विशाखापत्तनम कृत्य मुद्रा राक्षस से चंद्रगुप्त मौर्य के विषय में विस्तृत सूचना प्राप्त होती है। इस ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य नंद राज का पुत्र माना जाता है साथियों। मुद्रा राक्षस में चंद्रगुप्त को वृषल तथा कुलहीन भी कहा जाता है, यह भी याद रखेंगे, आपसे पूछा जा सकता है। 18वीं शताब्दी में साथियों याद रखिएगा, धुंडी राज ने मुद्रा राक्षस पर टीका लिखा था साथियों। और मुद्रा राक्षस के अतिरिक्त विशाखापत्तनम के नाम से 2 अन्य रचनाएं भी उल्लेखनीय है। एक है देवी चंद्रगुप्तम तथा अभिसारिकीय वंचित का, या फिर कह सकते हैं साथियों अभिसारिकीय वंदित का। इस चीज़ को याद रखिएगा, थोड़ा सा ये सब चीज़ थोड़ा सा टेक्निकल टाइप का यह सब है साथियों, तो इस चीज़ थोड़ा सा आप लोग याद रखिएगा। निम्नलिखित में से मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान के समकालीन था साथियों? तो याद रखिएगा कौन सा राजा था, तो आप याद रखिएगा साथियों धनानंद था। ठीक है, इस चीज़ को याद रखिएगा साथियों। इस सीरीज को लेने का उद्देश्य यही है कि जब आप 69 का बीपीएससी देने जाएं तो क्विक रिवीजन आप 1 से 2 घंटे में बैठकर कर लेंगे, सारा माइंड में आपका प्रश्न बैठ जाएगा। चलिए आगे है कि महापद्मनम के उत्तराधिकारी की संख्या पुराणों तथा बौद्ध ग्रंथ में 8 मिलती है। इस वंश का अंतिम शासक धनानंद था, जो सिकंदर का समकालीन था साथियों। उसे यूनानी लेखक ने अग्रमीज कहा साथियों। जेनोफो उसे बहुत क्या कहते हैं साथियों, धनाढ्य व्यक्ति कहते हैं, और भद्रशाला उसका सेनापति था। चलिए आगे हम लोग बात करें तो पाटलिपुत्रा में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः बना था। कब बना था साथियों और किस चीज़ से बना था? तो याद रखिएगा यह लकड़ी का है, और साथियों बिहार में पटना के समीप साथियों बुलंदी बाग एवं कुम्हरार में की गई खुदाई में मौर्य काल में लकड़ी की विशाल भवनों का अवशेष मिलता है साथियों। इन्हें प्रकाश में लाने का श्रेय स्पूनर महोदय को जाता है साथियों, यह भी याद रखेंगे। बुलंदी बाग से नगर के प्रकोट के अवशेष तथा कुम्हरार के राजप्रसाद के अवशेष भी प्राप्त होते हैं। अष्टप्रधान का गठन किसने किया था साथियों? अष्टप्रधान का जो गठन किया गया था वह शिवाजी के द्वारा किया गया था, सबसे पहला बात। और आगे हम लोग इसके बारे में अगर बात की जाए तो शिवाजी के राज्य के प्रशासन के लिए केंद्रीय स्तर पर अष्टप्रधान की व्याख्या की गई है, जिसके अंतर्गत 8 मंत्रियों की नियुक्ति किया गया था साथियों। और इसमें पेशवा, अमात्य, मंत्री, सचिव, संयुक्त सेनापति, पंडित राव तथा न्यायाधीश शामिल थे। ये शिवाजी के राज्य प्रशासन के आधुनिक काल के सचिवों की भांति कार्य करते थे तथा इनके कार्य राजा को परामर्श देना मात्र था साथियों। जैसे आज के समय में आप मंत्रिमंडल देख रहे हैं ना, इसी प्रकार से था। चलिए आगे हम लोग बात करें साथियों तो निम्नलिखित में से किस मौर्य राजा ने दक्कन की विजय प्राप्त की थी? साथियों याद रखेंगे किस मौर्य राजा ने की थी? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। मौर्य साम्राज्य के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य ने दक्षिण भारत की विजय प्राप्त की थी साथियों। इस संदर्भ में अशोक के अभिलेख, जैन एवं तमिल साक्ष्यों से जानकारी प्राप्त होती है साथियों। दक्षिण भारत में अनेक स्थलों में अशोक के अभिलेख प्राप्त हुए हैं, किंतु अशोक एकमात्र कलिंग विजय ही की थी, यह भी बात है। ठीक है, अतः ऐसी स्थिति में साथियों दक्षिण विजय का श्रेय हमें चंद्रगुप्त मौर्य को ही देना चाहिए, क्योंकि बिंदुसार की विजय अत्यंत संगीत थी और इतिहास में उसे एक विजेता के रूप में स्मरण किया गया है। जैन एवं तमिल साक्ष्य भी चंद्रगुप्त मौर्य के दक्षिण विजय की पुष्टि करती है। आगे हम लोग बात करें साथियों तो आगे है आपका अभिलेख, जिसे यह प्रमाणित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत पर था। यह कौन सा अभिलेख है साथियों? क्या वो कलिंग शिलालेख, अशोक पर गिरनाम शिलालेख है, रुद्रदान का जूनागढ़ अभिलेख है, या फिर साथियों आप कह लें, या फिर आप साथियों अशोक का सोपारा शिलालेख है? कौन सा है साथियों? तो याद रखेंगे कौन सा सही है साथियों? तो याद रखेंगे इसका सही आंसर हो जाएगा आपका रुद्रदान या फिर जूनागढ़ शिलालेख। चलिए इसके बारे में थोड़ा हम लोग समझते हैं साथियों। तो रुद्रदान के जूनागढ़ अभिलेख से यह ज्ञात होता है कि चंद्रगुप्त मौर्य के सौराष्ट्र स्थित प्रांतीय शासक शुंगगुप्त ने क्या किया था साथियों? तो वहाँ सुदर्शन झील बनवाई थी, और बाद में साथियों अशोक ने यूनानी गवर्नर तुषास्पद से इसे जलाशय के साथ बहुत सी नहरें बनवाई थी साथियों। याद रखेंगे इस प्रांत को आनंद तथा सौराष्ट्र कहा जाता है। इसे पश्चिम भारत का पर समुद्र चंद्रगुप्त के आधिपत्य का प्रमाण भी मिलता है, यह भी याद रखेंगे। निम्न में से साथियों कौन सा क्षेत्र अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित था साथियों? यह याद रखिएगा आप लोग। तो इसका सही आंसर हो जाएगा साथियों आपका श्रीलंका। श्रीलंका तक क्या था साथियों? उसका क्षेत्र था। श्रीलंका अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित था। और साथियों याद रखेंगे द्वितीय शिलालेख से स्पष्ट होता है कि भारत में अशोक का अधिकार चोल, पांड्या और सपितु युग, केरल पुत युग एवं ताम्रती श्रीलंका को छोड़कर सर्व तथा क्योंकि इस राज्यों का प्रथम समवर्ती राज्य कहा जाता है साथियों, यह भी याद रखिएगा। अशोक के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी साथियों? तो याद रखेंगे किस नगर में की गई थी? तो उसका सही आंसर हो जाएगा साथियों पाटलिपुत्र में। ठीक है, चलिए आगे रखें साथियों। सिंगली अनुसूचियों याद रखेंगे साथियों। सिंगली अनुसूचियों
दीपसंत और महावंश के अनुसार अशोक के राज्यकाल में पाठ्यपुस्तकों मेगालिपुत दिप्स की अध्यक्षता में तृतीय बौद्ध संगीत की जाती है। साथियों यह भी याद रखेंगे। अशोक के शिलालेख प्रयुक्त में इंस्क्रिप्शन में प्रयुक्त भाषा है, क्या है साथियों? वह भाषा, तो याद रखेंगे वो जो भाषा है साथियों वो प्राकृतिक भाषा है। ठीक है, इस चीज़ को याद रखेंगे। अशोक का इतिहास हमें मुख्यतः उसके अभिलेख से ही ज्ञान होता है। इसके अभिलेख का विभाजन 3 वर्गों में किया गया है साथियों। एक है शिलालेख, स्तंभ लेख और गुहा लेख। ठीक है, चलिए, शिलालेख 14 विभिन्न लेखकों का एक समूह है जो 8 विभिन्न स्थानों से प्राप्त किए गए हैं साथियों। और इसका अगर बात की जाए साथियों तो यह कहाँ से किया गया है, तो शाहबाजी गढ़ी और मानसेहरा, कालसी, गिरनार, धोली और जोगढ़, इस प्रकार से कुछ नाम है साथियों, आप लोग ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे हम लोग बात करें तो आगे है इसका, चलिए यहाँ पे आगे है साथियों आपका 80 नंबर प्रश्न। निम्नलिखित में से किस प्राचीन भारत की कौन सी लिपि दाहिने से बाईं ओर लिखी जाती है साथियों? तो यह तो आप सभी देखकर प्रश्न को समझ गए होंगे। इसका सही आंसर आपका क्या हो रहा है साथियों? इसका सही आंसर हो रहा है आपका खरोष्टी लिपि। चलिए, खरोष्टी लिपि क्या है साथियों? तो प्राचीन भारत में खरोष्टी लिपि दाएं से बाईं ओर लिखी जाती थी तथा इसे पढ़ने का श्रेय किसे जाता है साथियों? तो मेसल, प्रिंसेप और नोरिस, फिर लॉरेंस, इसे जाता है संयोग कनिंघम आदि विद्वानों को यह स्रोत जाता है साथियों कि सबसे पहले ये लोग पढ़ते हैं। अशोक के धर्म का मूल संदेश क्या था साथियों? तो अशोक के जो धर्म का मूल संदेश था वह था साथियों राजा के प्रति वफादारी, शांति का एवं अहिंसा, बड़ों का सम्मान, धार्मिक सहनशीलता, उन में से सभी था साथियों। थोड़ा सा यहाँ समझेंगे तो अशोक धर्म था साथियों, एक नैतिक संहिता थी। अशोक अपने पूरे और 7 शिलालेख के माध्यम से संदेश देते हैं कि अपानिषेध, वहुस्क, न्याय, दया, दान, सच्चे सोचना, मायने साधवे, अर्थात कम पाव करना, कल्याण करना, दया करना, सत्य बोलना, पवित्रता से रहना, स्वभाव में मधुरता तथा साधुता बना रहना, इस प्रकार अशोक धर्म के मूल सिद्धांत थे। इसे भी आप लोग याद रखेंगे। आगे है साथियों कि केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है वह कौन सा है? तो याद रखिएगा साथियों वह कौन सा है? तो भाब्रू स्तंभ है, इसे याद रखेंगे। ठीक है, भाब्रू जो कि वैराट स्तंभ लेख में अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है। और याद रखिएगा साथियों यह अभिलेख अशोक को बौद्ध धर्मावलंबी प्रमाणित भी बताता है साथियों, यह भी करिएगा। ठीक है, आगे है साथियों अपने शिलालेख में अशोक सामान्यतः किस नाम से जाना जाता है साथियों? क्या वह चक्रवर्ती है, धर्मदेव है, प्रियदर्शी है, या फिर साथियों वह क्या है? धर्मकृति है। तो साथियों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? थोड़ा सा आप लोग यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा साथियों आपका क्या? तो यहाँ पे इसका सही आंसर हो जाएगा साथियों प्रियदर्शी। अशोक को प्रियदर्शी भी कहा जाता है साथियों, इस चीज़ को याद रखिएगा। अशोक के अभिलेख में सर्वप्रथम उसे देववांशितीय अर्थात साथियों वे सुंदर देवता तथा राजा आदि की उपासित से संबोधित किया गया है। पुराणों में उसे अशोक वर्धन भी कहा गया है साथियों, इसको याद रखिएगा। आगे है कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया साथियों? तो याद रखिएगा किस पहलू पर डाला गया है? तो यह साथियों हो जाएगा आपका राजनीतिक नीतियों पर। कौटिल्य के अर्थशास्त्र द्वारा चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल की बहुत सी बातों का ज्ञान प्राप्त होता साथियों। और ऐतिहासिक ग्रंथ ही नहीं अपितु राजनीतिक शास्त्र एक अद्वितीय ग्रंथ है जिसकी तुलना मेकियावेली के प्रिंस से की जाती है साथियों, इसे भी याद रखेंगे। आगे हम लोग बात करें कौटिल्य की पुस्तक अर्थशास्त्र किस विषय पर आधारित है साथियों? तो याद रखिएगा वह आर्थिक संबंध, शासनकाल से के सिद्धांत, विदेशी नीति और धन संचयन, इन सभी पर है साथियों। इसका मतलब इसका सही आंसर इनमें से सभी हो जाएगा। याद रखिएगा साथियों कौटिल्य द्वारा मौर्य काल में सभी रचित अर्थशास्त्र शासन के सिद्धांतों और अभ्यास की पुस्तक है। इसमें राज्य के मंडल सिद्धांत हैं जो विदेशी नीति की व्याख्या करता है। इसमें के अलावा साथियों याद रखिएगा समता सिद्धांत, राजा, अमात्य, जनपद, दुर्ग और कोष, दंड, यह 7 सिद्धांत है साथियों, इसे भी आप लोग याद रखेंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सिद्धांत है साथियों और कई बार यह प्रश्न मेंस में पूछा गया है। ठीक है, आगे साथियों मेगस्थनीज ने भारतीय समाज को कितनी श्रेणियों में विभाजित किया था? तो याद रखिएगा साथियों कितने भी विभाजित किया गया था? तो इसे आप लोग याद रखिएगा 7 श्रेणी में विभाजित किया गया था। मेगस्थनीज ने अपनी पुस्तक इंडिका में भारतीय समाज को 7 श्रेणियों में विभाजित किया था। दार्शनिक, कृषक और साथियों पशुपालन, कारीगर, योद्धा, वर्ष निरीक्षण एवं साथियों याद रखिएगा संभावना। ठीक है साथियों, मेगस्थनीज भारतीय समाज में दास प्रथा से प्रचलित होने का उल्लेख नहीं करता है और मौर्य काल में कोई भी व्यक्ति न तो अपनी जाति से बाहर विवाह कर सकता था और ना ही साथियों उसे भिन्न पेशा ही अपना कर सकता था। ठीक है, वो अलग काम भी अपना नहीं सकता था।
आज के लिए इतना ही साथियों। 86 हम लोग मतलब लगभग 86 प्रश्न को हम लोग हल कर चुके हैं और इसमें आपका पूरा प्राचीन भारत का जितना भी प्रश्न पूछा गया साथियों अभी तक सारा का सारा इसमें हम लोग हल कर चुके हैं साथियों। नेक्स्ट हम लोग क्लास में मध्यकालीन भारत के जितने भी प्रश्न बीपीएससी में पूछे गए हैं इन सभी का हम लोग अध्ययन करेंगे साथियों नेक्स्ट क्लास में। क्लास काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो गया साथियों और आप लोग फिर बाद में आप ही लोग को दिक्कत होगा, आप लोग नहीं देखेंगे। इसलिए साथियों ज़्यादा क्लास करने से बेटर है कि छोटा छोटा भाग में डिवाइड कर दें। इसी को आज यहीं पर रहने देते हैं साथियों। अगर अच्छा लगा हो तो आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा ताकि हमें और भी आगे करने के लिए हौसला मिल सके साथियों। ठीक है, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं साथियों कल मध्यकालीन भारत के सारे प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए यहीं जय हिंद जय भारत।